નારાયણ હે મહારાજ સ્વામી દાસના દાસ હે કાકાજી સ્મરણ જવલન 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 નારાયણ 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 चल हाँ चले आया हिते ना है थाल करने के 20% है ना तो चलो मैं भी गाता हूँ तो बोल सहजान स्वामी महाराज हे योगी तारा गावा गुणगान सदा बनी जाऊं गुलतान जीवन भर ए मांगू रे जीवन भर ए मांगू मुनि ने अहम मतानु भान ભક્તોની સેવાનું રહેતા જીવન ભર એ માંગુ રે જીવન ભર એ માંગુ યોગી તારા સ્વરૂપમાં કદી મનુષ્ય ભાવનાવે લીલા તારી દિવ્ય મનાય લીલા તારી દિવ્ય મનાય સંશય કદી નવ થાય રે જીવન ભર એ માંગુ રે જીવન ભર એ માંગુ કેવળ બ્રહ્મની મૂર્તિ એ સમજન દ્રઢ થાય હાદિક પદાર્થ સર્વે દેહ ગેહાદિક પદાર્થ સર્વે આની સેવામાં ધન્ય થાય રે જીવન ભર એ રે માંગુ રે જીવન ભર એ માંગુ પડ પડ બીતે તારા સ્મરણમાં બીજું સર્વે ભૂલાય પ્રીત રહે તવ ચરણોમાં પ્રીત રહે તવ ચરણોમાં બીજે વિરક્તિ તાએ જીવન ભર એ રે માંગુ રે જીવન ભર એ માંગુ ગમતો તારું મને ગમે એવો નિશ્ચય દ્રઢ થઈ જાય અંતર મારું તવ ભક્તોથી અંતર મારું તવ ભક્તોથી વિખુટું કદી નવ થાય રે જીવન ભર એ રે માંગો રે
जीवन भर ए मागो सुखमय मूर्ति स्वामी तमारी स्मरता शांति थाए भूलता के दी नव भुलाए भूलता के दी नव भुलाए सांबरे वर्ण संहारे जीवन भर ए मांगो रे जीवन भर ए मांगो माया पराभव करी सके नहीं सामर्थी एवी आवे प्रकाश थाता योगी तमारी प्रकाश थाता काका तमारी अनुवृत्ति समझाए जीवन भर ए मांगो रे जीवन भर ए मांगो वरताए तब अनुभूति माँ फेर न पड़े लगारे निर्मानी थई नित्य रहवाए निर्मानी थई नित्य रहवाए दास पणु नव जाए जीवन भर ए मांगो हूँ रे जीवन भर ए मांगो जीवन भर ए मांगो हूँ रे जीवन भर ए मांगो। सजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सजानंद स्वामी महाराज की जय। अंतर्राष्ट्रीय यूथ सभा में आप सभी भक्तों का जो ऑफलाइन है और जो ऑनलाइन है उन सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल यूथ सभा है, इसके लिए हमें काफ़ी रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। जो युवकों स्पेशली ऑनलाइन है, हमारे ऑफलाइन में तो सभी युवकों वाइट में है, पर जो युवकों ऑनलाइन में है उन सभी से विनंती है कि अगले 2 घंटे के लिए आप अगर आप वाइट शर्ट पहना है तो आपका जो कैमरा है वो आप ऑन रखिए, वाइट शर्ट नहीं पहना है तो चेंज करके आइए, पर वाइट शर्ट में आप सभा अटेंड कीजिए। और अगले 2 घंटे के लिए आप प्लीज़ आपका जो कैमरा है वो आप ऑन रखिए। और परम पूज्य भरत भाई, वशी भाई, दादा, आपको जैसे आप देखते हो उन्हें, वो भी आपको जूम पे देखते रहते हैं, तो आप ज़रूर आपका कैमरा ऑन रखना और ये जो सभा है ये आप पूरे ध्यान से सुनना। आज की जो सभा है वो हम देख रहे हैं कि आज आपने एक नोटिस किया रहेगा कि हमें थोड़ा सा डिले हो गया सभा की शुरुआत में, और इसके कारण यह है कि पवई मंदिर में इतना सारा डेवलपमेंट काम चल रहा है, इतना सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहा है कि अपना जो ऑडियो वीडियो सिस्टम है वो भी अभी हम थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। जो उसका जो हमेशा का रूम था, जो ऑफिस था, वो भी हम उसे भी मूव कर रहे हैं। साथ ही अगर आप दिनकर दादा, भरत भाई, वशी भाई, इनका आप ग्रुप्स में फ़ोटो देख सकते हो कि कभी यहाँ कभी गुजरात में रहते हैं, कभी औरंगाबाद में रहते हैं, कभी नासिक में रहते हैं, कभी अकोला रहते हैं, पुणे रहते हैं। पिछले 2 महीने से ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस विचरण शुरू ही है और इतना विचरण कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते मुझे एक थोड़ा सेवा मिला था उनके साथ, थोड़ा सेवा में रहने के लिए, तो देखा कि उनका विचरण दिन रात चालू ही रहता है। सुबह से लेकर सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है तो रात को 12-1 बजे तक वो विचरण शुरू ही रहता है। हम गुजरात गए थे तो वहाँ पे भी हरिभक्तों से बात कर रहे थे, तो बाकी जो संस्था के बाकी जो मतलब पवई मंदिर से बाहर के जो गुजरात के हरिभक्तों हैं वो भी कहते हैं कि सच में ये सरप्राइजिंग है कि दिनकर दादा, भरत भाई, वशी भाई इतने एज पे, इतने एडवांस्ड एज पे भी इतना ज़्यादा विचरण करते हैं और इतना सब जगह पे घूम रहे हैं। वो किस लिए घूम रहे हैं? ताकि हम जो है जीव जो है वो ब्रह्मरूप हो जाए, उसके जो भी मतलब प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। तो सभा से पहले मैं एक बार इन संतों के लिए एक बार जोरदार तालियों से हम उनके विचरण को धन्यवाद देते हैं।
आप घर पे बैठे हैं, घर पे भी तालियां बजाइए, जूम पे एक ऑप्शन है ताली बजाने का, वो इन संतों के लिए डेडिकेट करते हैं। दूसरी बात, आज की ये जो हम लोग जो सभा कर रहे हैं, आपने देखा रहेगा कि हमारी जनवरी मंथ की सभा इतने विचरण के कारण हम लोग एक सभा भी नहीं कर, मतलब एक सभा के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं था, इतना विचरण चल रहा है। हमने जो पिछले महीने की जो सभा थी वो परम पूज्य भरत भाई और परम पूज्य भरत भाई के प्रागट्य दिन के साथ हमने मर्ज कर दी थी। इस बार की जो सभा है उसके लिए हमने विशेष प्रार्थना करके ये जो वचनामृत सभा है उसको हमने आगे ढकेला है, कल के लिए रिक्वेस्ट किया है। और खास युवक को शनिवार को, नॉर्मली युवकों का ऐसा रिक्वेस्ट रहता है कि हम लोग शनिवार को फ्री रहते हैं तो शनिवार को आ सकते हैं, तो वो करके उस भावना के साथ, उस प्रार्थना के साथ हमने ये सभा जो है वो शनिवार को रखा है। तो जो युवकों, सभी युवकों से विनंती है कि जितना हो सके उतना आप मंदिर में आके, पवई मंदिर में आके आप ये सभा अटेंड करना। आज की जो सभा है उसके अंदर हमारा जो टॉपिक्स है वो वशी भाई, भरत भाई, उन्होंने बहुत मतलब ध्यान दे के ये सभा की जो रचना है और जो सभी स्पीकर्स है उनको स्पेसिफिकली रीच आउट करके, उनको बोल के, एडवांस में बोल के उनको टॉपिक दिया है। हमारी जो सभा है उसका एक ये है कि हमारे पास 8 से 9 स्पीकर्स है, तो सभी स्पीकर्स से विनंती है एट द बिगनिंग ओनली कि आपका जो वक्तव्य है, आपका जो स्पीच है, प्लीज़ कीप योर स्पीच लिमिटेड टू 10 to 12 मिनट्स। 10 to 12 मिनट्स का आपको स्लॉट है, उतना ही आप प्लीज़ आपका स्पीच है, वो वक्तव्य है, वो आप लिमिटेड रखिए। सभा की शुरुआत में हमारे साथ परम भक्त दीनाबेन है, दीनाबेन मास्टर्स। मैं हाँ, मनन दास जी आ गए हैं, मनन दास जी सेवा में थे, तो मैं मनन दास जी को विनंती करूंगा कि उनका जो टॉपिक है सहृदयी, उसके ऊपर प्रिपरेशंस ऑफ बुक सहृदयी, उसके ऊपर बात करेंगे परम भक्त मनन दास जी। सजान स्वामी महाराज की जय। इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर एंड आई एम फॉर्चुनेट कि ये बुक सहृदय का टॉपिक मिला, क्योंकि हमने कई बार इसकी पारायण सुनी थी, हमने कई बार ये बुक के दर्शन भी किए थे, पर ये बुक का महिमा इतना है, वो जब जैसे जैसे पढ़ते उसमें हमें पता चलता है। पहले ये बुक के बारे में मैं बताता हूँ कि ये बुक सहृदयी क्या, किस कंटेक्स्ट में बनाई गई थी। तो गुरु हरि काका जी के लिए गुरु हरि हरिप्रसाद स्वामी जी ने ये बुक स्पेशली उनकी हाजिरी में ये तैयार करवाई थी। और काका जी महाराज का जो हीरक महोत्सव था 1978 में सन्मुखानंद हॉल में, तभी 5 पब्लिकेशंस हुए थे, उसमें से एक सहृदयी थी, रियल एसेंस ऑफ तांत्र भी तभी थी। तो ये बुक खास करके गुरु हरि स्वामी श्री ने तैयार की थी। इसके संपादन में और लखान में दास स्वामी वॉज द प्राइमरी राइटर एंड एडिटर। अलॉन्ग विद दैट गुरुजी, बापू, भरत भाई, राजू भाई भट्ट, अक्षर पुरुष स्वामी वगैरह संतों एवं भक्तों ने उसमें सहकार दिया था। साथ ही साथ गुरु हरि काका जी ने अपनी वाणी द्वारा वो सारे प्रवचन बोले थे और वो कैसेट में रिकॉर्ड किए थे। तो योगिनी बेन ने वो कैसेट लिखी थी, तो वो इतनी कैसेट्स योगिनी बेन ने लिखी थी कि तभी उनको कैसेट की उपमा भी दी जाती थी, तो कैसेट हो गया था। तो ये जो प्रवचन को लिखने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जी, जो प्रसंग योगिनी बेन ने वो लिखवाए थे उसमें से वो प्रसंग सारे अस्कलिक मंगल कृपाधारा में भी वो प्रसंग है। ये प्रसंग काका जी महाराज ने कई जगह पे वैसे तो बताए थे, जैसे कि तारदेव मुंबई में, गणेशपुरी में, अकोटा में, सोखड़ा में, वासणा गांव में, नापा विलेज में और उभराट में और मोभा में। ये प्राइमरी जगह थी जहाँ पे ये सारे प्रसंग गुरु हरि काका जी ने बताए थे और उसमें लिखा गया था। तो इसकी जो प्रस्तावना है वो स्वयं स्वामी जी ने लिखी है। मैं सिर्फ उसका एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ कि ये बुक का कितना महिमा है हमें पता चलेगा। खास करके साधकों के जीवन में तो ये है ही, पर हर कोई हरिभक्त के जीवन में ये बुक का कितना महिमा है। कोई पण साधक ने दिन दिन प्रत्ये वृद्धिने पामવું હોય, મૂંઝવણ અને ઉદ્વેગમાંથી વહેલા બહાર નીકળવું હોય, કામ ક્રોધાદિક દોષોની પૂર્ણાહુતિ કરવી હોય, શુદ્રતામાંથી મહાસાગરમાં વિચરવું હોય અથવા તો અખંડ અક્ષરધામમાં રહીને જીવવું હોય,
તો આ પુસ્તકનો અભ્યાસ જરૂરથી કરજો જ. અમારી તો મહારાજ અને સ્વામી શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને યોગીજી મહારાજ, કાકા અને પપ્પા જેવા પુરુષોના ચરણાવિંદમાં એટલી જ આજીજી કાકલુદી છે કે સૌ શ્રેયાર્થી સાધકોને આ વાત સમજાય તે માટે બુદ્ધિ અને બળ આપે અને અંતરથી વહેલા સુખ્યા કરે. हम समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े आशीर्वाद गुरुहरि स्वामी जी ने मात्र एक अपने प्रस्तावना में सहृदय में दिए हैं. साथ ही साथ गुणातीत समाज के लगभग हर एक केंद्रों में इस बुक की पारायण हुई है और एक बार नहीं कई बार ये बुक की पारायण हुई है. इसका एक चमत्कारिक प्रसंग मानो या एक लाइव एग्जाम्पल मानो, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे सहृदयी बुक के, कि जब अशोक भाई राठौड़ जो फिलहाल लेस्टर में है लंदन में, वो जब जा रहे थे बॉम्बे से तो पहले पेरिस गए थे और काका जी महाराज ने उनको वो सहृदयी बुक दी थी कि आप ये पढ़ना, उधर साथ में आप जा रहे हो. और वही बुक उन्होंने प्रवीण भाई लाड़ को दी थी. तो प्रवीण भाई लाड़ ऐसा कहते थे कि ये बुक जब उनको काका जी से मिलने से पहले उन्होंने पढ़ी और तकरीबन 1 साल तक वो बुक पढ़ते थे, तो जैसे काका जी को मिले ना तो उनको काका जी के प्रति निष्ठा करने में बहुत ही आसानी हो गई थी. तो ये बुक का इतना महिमा है कि मात्र उन्होंने काका जी के दर्शन नहीं किए थे, बट मिलने से पहले वो सहृदयी बुक उन्होंने वो पढ़ी थी काका जी के बारे में, जो अशोक भाई ने उनको दी थी. तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल की जो हमारे सत्संग के कई जगहों का बेस है वो ये ग्रंथ, सहृदयी ग्रंथ. और सहृदयी ग्रंथ के ऊपर ही तो हमने पेरिस में ड्रामा भी उनके प्रसंगों द्वारा वो किया था. उनके सिर्फ प्रसंगों का एक बुक है गुणातीत दर्शन करके, जो पूज्य बापू ने भी पब्लिश किया हुआ है शिकागो में, वो भी यहाँ पे प्रस्तुत है. जो उसमें कथा वार्ता तो है ही, बट साथ में सिर्फ उसमें प्रसंग अलग अलग गुणातीत दर्शन करके उसका पब्लिकेशन हुआ था. गुणातीत स्वरूप दर्शन जी, उसमें बहुत सारे प्रसंग है, पर मैं सिर्फ 2 प्रसंग आपको बोलूँगा कि कैसे उसमें काका जी की योगी जी महाराज के प्रति की भावना थी और काका जी, कांति काका, बा, पप्पा जी, उन्होंने कैसा जीवन जिया था वो हमें पता चलेगा. वो प्रसंग भी उसमें अलग अलग डिवाइन वर्च्यूज और उसमें सेग्रीगेट किए, जैसे स्वरूपनिष्ठ साधक, संत समागम वगैरह 11 या 15 उसमें वो है, सब ऐसे है. और हर एक उसमें काका जी के, पप्पा जी के, खास करके काका जी का बापा के प्रति और भक्तों के प्रति भी जो संबंध है वो हाईलाइट किया गया है. तो काका जी जब योगी जी महाराज की आज्ञा से अफ्रीका विचरण करने जाने वाले थे, उससे पहले उनको एग्री ओरिएंट में तारीख आई थी, उनकी डेट, कोर्ट में डेट थी प्रेजेंट रहने की, उनके केस की हियरिंग होने वाली थी. बट बापा की आज्ञा आई कि आप अफ्रीका आपको जाना है. तो काका जी ने ज़रा भी कुछ सोचे बगैर, मतलब कि एक क्षण भी विलंब करे बगैर अफ्रीका की बापा के जो आज्ञा थी वो टूर में वहाँ पे बापा का महिमा गान करने गए. और जिस दिन जा रहे थे उसी दिन कोर्ट का ऑर्डर आया कि 1.5 महीने बाद की अभी डेट आएगी. तो काका जी को तो ये पता भी नहीं था कि 1.5 महीने बाद आएगी, बट काका जी की बापा के प्रति जो निष्ठा थी कि बापा ने बोला है ना तो बस जाने का, खत्म. तो ऐसे बाबा के प्रति उनकी एक स्वरूप निष्ठा थी कि हम अगर अपने आप को भी ऐसी पोजीशन में हम देखें कि हमें कोई आज्ञा की जाए और हमारे बहुत इम्पोर्टेंट, हम एक ऑफिस की मीटिंग हो और ऐसा हमें बताया जाए कि नहीं हमारा थोड़ा सभा है या किसी को कुछ हेल्प करने जाना है या किसी के पास जाना है हमें, तो हमें 10 ख्याल आ जाएंगे कि फिर मेरा इसका क्या होगा. मतलब हमेशा एक स्वाभाविक रूप से हर एक को ख्याल आएगा, बट काका जी के जीवन में बाबा के अलावा कोई चीज़ प्यारी नहीं थी. बाद में आगे उसमें अमेरिकन और बहुत सारे समाज से इंडो योगिक एसोसिएशन या ऐसा कोई संगठन था, उसका एक प्रोग्राम था जिसमें नंदा जी भी थे और कोई फॉरेन से डेलीगेशन आया था. उसमें मिस योगिनी करके कोई डेलीगेट आई थी. तो शी वॉज अट्रैक्टिव, शी वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल. तो जो जहाँ पे थी वो, वहाँ पे उसका एक विशिष्ट प्रभाव भी था.
पर काका जी और नंदा जी वो डेलीगेशन में शामिल थे, बट काका जी को ज़रा भी उसके प्रति कोई ऐसा भाव नहीं था। तो वो बुक में वो प्रसंग ऐसा डिस्क्राइब किया गया है कि वो मिस योगिनी ने बहुत तरीके ट्राई किए कि काका जी को कैसे फंसा सके, बट काका जी का जो स्वधर्म था वो अविचल था, सम्मोहन कर सके। और वो बुक में ऐसा लिखा भी है, सरहदई में ही लिखा है कि उसकी प्रतिभा, वो इतनी प्रतिभाशाली थी कि हर कोई को वो संबोधन कर सकती थी। उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा था काका जी के पास कि वो जो एसोसिएशन बनाएंगे उसमें वो ट्रस्ट में $5 लाख वो कलेक्ट करके डालेंगे। अभी वो जमाने के $5 लाख विच इज अभी के 4.5 करोड़ रुपए हुए, तो तभी के तो कितने होंगे, 400 करोड़ इफ यू कैलकुलेट। वो पूरा फंड जमा करके रखे। बट काका जी के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, बापा। फिर काका जी उसको वो छोड़ के बापा के प्रति अपना जो भक्ति थी वो उन्होंने प्रस्तुत की थी। बट संसार में रह के ऐसे, और उसमें हमेशा जल कमलवत रह के अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति करता। ये तो मात्र 1-2 प्रसंग मैंने आपको बोले, बट मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि हम गुणातीत समाज के हैं, हम काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, बा, अगर उनके जीवन को हमें और क्लोज से देखना है, दर्शन करना है कि हमारा आध्यात्मिक वारसा कैसा है, तो ज़रूर से ये बुक का एक प्रसंग भी अगर हम पढ़े तो हमें बहुत बल मिलेगा। हर हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति तो होगी, पर हमें भक्तों के प्रति भी जो भाव से दर्शन करना होगा उसका हमें बल मिलेगा। सजान स्वामी महाराज की जय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मननदास जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बोला। मननदास जी को सब थोड़ा विरासत में मिला है। दास स्वामी पूर्वाश्रम के अंकल है और उसके पिताश्री हेमंत भाई भी बहुत बड़े राइटर है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सत्संग में। अब हम इंडिया से सीधा यूरोप चलते हैं। अभी जो एक के बाद एक 2 व्यक्ति है, दोनों यूरोप से हैं। और मैंने प्रसाद को बोला कि नेक्स्ट जो स्पीकर है उसका इंट्रोडक्शन मैं करूँगा। दीना बेन, आवर मास्टर्स डॉटर फ्रॉम यूके। दीना बेन को मैंने बोला कि आप थोड़ा प्रवचन करेंगे या लाभ देंगे, तो उसकी स्टाइल नहीं है। बट उसने 2-3 युवक सभा देखा, सी सॉ 2 or 3 युवक सभा, एंड इट इम्प्रेस्ड हर सो मच कि यस आई विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट एंड आई विल स्पीक इन दिस सभा। तो दीना बेन मास्टर एंड नाउ रावल, she has worked 20 years in banking and consulting sector. She was with Deloitte, HSBC Investments, Deutsche Bank, and recently Bank of England. जैसा अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वहाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इतना जबरदस्त और जब ये उसका हुआ ना, उसका भी प्रसंग है, उसका इंटरव्यू बहुत चलता था। तो फोन पे उसने बहुत सारी धुन हमसे करवाई थी कि इसका हो, और वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में बोलो अपॉइंट हुई। तो शी इज MSc विद कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड अर्लियर देन BSc विद मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स। सो विथ सच अ गुड बैकग्राउंड, टुडे whole Europe is passing through a problem, and in particular London. London, for your information, is the financial capital of the world. Any big transaction takes only in London, beta. And that's why I think you and Om should know what is the meaning of LIBOR. LIBOR, London Interbank Rate. उससे वो खुलता है, उससे ऊपर दुनिया की पूरी रेंट इंटरेस्ट रेट की सिस्टम बनती है, लिबोर। तो लिबोर जो बनाती है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड, और वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में दीना बेन मास्टर्स काम करते हैं। तो मैंने उसको बोला, बिकॉज नाउ सिंस इंग्लैंड इज पासिंग थ्रू दिस, तो आई टोल्ड हर टू गिव फ्यू हिज थॉट्स ऑन द इंग्लैंड बैंकिंग सिस्टम एंड इंग्लैंड व्हाट presently banking system is passing through. So over to Dina Ben Master from UK. I'm here. Oh, okay. Okay, I'm just going to share my presentation.
So it's just going to take a couple of minutes or a few seconds. So I just want to check if you can see my presentation. Okay, so Jai Somran to everybody. It's a privilege to be presenting today in this Youth Sabha Forum. So today I'm going to be talking about the contemporary banking in the UK. So I will be covering three topics or three things for the agenda. So the first is the role of the Bank of England and its responsibilities. The second is a new wave of regulation and supervision. So how things have changed and how, what this means in practice. And the third thing will be around the prudential policy making process and the different types of publications that the Bank of England produces in terms of policy. So the Bank of England is the central bank of the UK. So it's similar to the Reserve Bank of India, Banque de France, and the Federal Reserve in the US. So unlike the banks you encounter in your local town or your city, or the online banking that you use, the Bank of England has a distinct set of responsibilities. So these are monetary stability. So this is where the Bank of England maintains price stability by controlling inflation. It guards the value of money to ensure that prices remain stable over time. The second thing that they do is they promote financial stability. So the Bank of England oversees the UK's financial system to ensure its stability. This includes monitoring risks and taking necessary actions to prevent any disruptions in the financial system. And as a last resort, the bank also provides emergency funding to financial institutions in times of crisis. The third responsibility it has is it issues currency, so banknotes, cash that you use for shopping, transactions. And these banknotes have very specific security features to prevent fraud or counterfeiting. The Bank of England also provides payment processing, such as Visa, and runs the core services for large transfers and interbank settlements. So this could be internationally or domestically. So until recently, these top three were the main responsibilities for the Bank of England. But since the financial crisis in 2007, there was a complete restructure of the regulation within the UK. And what that brought with it was lessons learned from the financial crisis. So the Bank of England was given a fourth responsibility, and that was the regulation and supervision of financial firms. So this meant that there was regulation and supervision. So this means that the regulation side was to ensure that financial firms operated in a way that was sound and they were effective. So this meant that, consumers were protected and they also maintained the confidence in the financial system. So this is the area of the Bank of England that I work for. So I work as a senior policy advisor within the regulation and supervision division. And the reason why I like working there is it's great to work with like-minded people. It's intellectually stimulating. And also my policy input contributes directly to the regulation of financial firms. And this could be domestic or this can be international as well. We have quite a lot of graduates that join, via graduate programs or internships. And we also have a lot of people with lots of experience, so experienced hires that come and work for the Bank of England. It's a great place to work, and I've learned so much from it that I want to share what I do on a daily basis. And we're going to dive a bit more into the regulation side of the bank. So this new wave of regulation and supervision. So what does this mean in practice? So as I said before, since the financial crisis,
we've had new responsibilities. So the Bank of England supervises around 1,500 financial firms. So that can range from banks, building societies, insurers, major investment banks. So there's a lot that goes into supervising and ensuring that these firms are operating in the right way. So there's three sort of things that we look for. So the first is tailored supervision of different financial firms. So when we look at tailored supervision, we mean each type of financial firm is supervised according to its needs and the impact that it would have on the economy should it fail. So one size does not fit all. So there's tailored supervision allows us to spot things when, things are going wrong. So it's a very much kind of working with individual financial firms, looking at their risk management structure, looking at their reports. They also submit financial returns, which we analyze and we look at trends. We want to make sure that, banks and insurance companies are operating in the right way. So that is tailored supervision for financial firms. The second point that we look at is we look at forward looking. So things may be going well today, but what happens if something unexpected happens in the financial markets? So what we expect firms to do is to build on scenarios. So how would they respond in unexpected events? So we call this stress testing. So we work very closely with these financial firms to develop strategies where they can help build resilience in crisis situations. So by looking at these different scenarios and planning with different strategies, we encourage firms to kind of build and hold adequate financial resources. So this is specifically looking at capital. So this is financial assets, financial instruments, and then holding liquidity to keep things going when things, are in crisis or in stressed scenarios. And then the third thing we look at is looking at the bigger picture. So not surprisingly, if banks stopped working, the whole economy would come to a halt. And similarly, if an insurer was unable to pay out on policy, this could affect a number of people and businesses. So the aim is always to ensure that the entire financial system continues to work in a safe and sound way. So if things do end up going wrong, we try to ensure that businesses can wind down in an orderly manner, so without affecting the whole financial system itself. So when we're looking at supervision policy, our policy framework for supervision is to a large extent agreed internationally, both at global level and previously within the EU. So since the UK has left the EU, known as Brexit, we are now able to kind of make policies that are more tailored to the UK market. So we would expect, financial firms to directly engage with our policy materials that we produce. And this could, mean statements of policy. It could be the rule book. And it's just kind of overarching principles, which sets out what our expectations are for financial firms to kind of conduct their business. So in terms of the policy making process at the Bank of England, the first step that we have is initiation. So this is identifying and monitoring risks and opportunities. So we would assess taking different actions. What would we need to achieve our responsibilities that I went through in the first slide. So we have to kind of consider the different risks and issues that would have on meeting our responsibilities. And then the second step would be to kind of develop policy proposals. So these will be based on real life evidence. So examples could be like if there's certain trends in the market or if it's based on research. So
we would develop policy proposals. And then the next stage will be looking at implementation. So this will ensure that we embed the new policy. And then the final step is evaluation. So we're assessing that the policy that we have implemented has achieved its objectives. And as a result, we may need to revise or enhance the policy. So this is kind of like a never-ending loop. We're continuously improving the policy in an agile way. So it brings this new method of making policy at the bank. It's a new wave of keeping up with the times to ensure that in the event of crisis, we're able to effectively respond quickly. So the next slide is just the kind of different types of policy we publish. As a result of our policy making process, we have discussion papers. So that's to kind of stimulate debate on different issues and where we're considering different policy proposals. And the responses that we receive, helps formulate our policy proposals. And then once we've established a preferred position, we then have a consultation paper. So a consultation paper is a formal document by which we set out our policy proposals, and then we invite comments from the public. So that could be financial firms, trade bodies, or other interested parties. So they have a period of probably about 3 months to provide their feedback. And then after the feedback closes, we then actually prepare the policy statement. And that basically sets out our feedback on the consultation paper, and then also provides our finalized policy position. So this whole process is how we regulate financial firms in the UK. And like I said before, this has all developed over the last 10 years, especially after the financial crisis. And it's still an evolving process. It's still something that is being improved continuously. And the lessons learned have helped us shape our policy framework for the regulation of financial firms in the UK. That's the end of my presentation. I was just wondering if anybody has any questions. I'm happy to answer them, or you're more than welcome to message me as well. I'm happy to take any questions you may have. Thank you so much. Dinaben, a big round of applause for Dinaben in a very simplistic way, because Bank of England not only controls England system, but the whole world system comes under them. So the whole, what आपके लिए मैं थोड़ा हिंदी में कह देता हूँ, अपनों को क्या लगता है रिजर्व बैंक खाली बैंक को मैनेज करती है, लेकिन ऐसा नहीं है. They are controlling the whole financial system, they are controlling the whole monetary system, they are controlling the whole policy framework of the whole financial world. अपने को लगता है खाली बैंक को मैनेज करती है, बैंक को तो मैनेज करती है, लेकिन ऑल FIIs, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, करेंसी मैनेजमेंट, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, होम लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, ऑल थिंग. तो कहने का मतलब ये है कि सी इज इन पॉलिसी मेकिंग डिपार्टमेंट दैट कंट्रोल्स. इट्स अ वेरी, आपको जो बोला 10 मिनट का, वो एक्चुअली 1500 कलाक का आपको 10 मिनट में बोला है, 1500 आवर्स का स्टडी है. तो थैंक यू वेरी मच Dinaben. इट्स अ very lucid talk, and definitely we'll come up with the questions, we'll put in the group, or we'll send it to you and you can answer the question. Thank you very much. And again now, thank you Dinaben. And again a big surprise from Europe only. 2 of our youths from Paris, one is Parth Shah and one is Jay Shah. They have the privilege to not only visit Dubai UAE temple, but they were the live witness of temple opening ceremony, which Modi Sahab has inaugurated. And Mahant Swamis, Prata Darshan, they were 4th in the row. So we will request Parth and Jay to share their experiences at Abu Dhabi temple opening.
જય સ્વામિનારાયણ. સંભળાય છે? હા. બધાની સ્ક્રીન દેખાય છે? હા, દેખાય છે. હા, થેન્ક યુ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. તો જેમ વશી દાદાએ કીધું, હું ને ભાઈ 10 દિવસ પહેલા આબુધાબીમાં ગયા હતા. ત્યાં સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામનું બહુ મોટું મંદિર બનાવ્યું છે. તો એના ઇનોગ્યુરેશનમાં આપણે ગયા હતા અને બહુ સરસ અને અદ્ભુત દર્શનનો લાભ આપણને મળ્યો હતો. તો એ મંદિરનું એક્સપિરિયન્સ હું તમારી જોડે શેર કરીશ. તો એ મંદિરના ઘણા બધા ઘણી બધી ખાસિયત છે. જેમ કે એ મંદિર વેસ્ટ એશિયાના સૌથી મોટામાં મોટું ગણાય છે મંદિર. અને એ મંદિરના બાંધકામ માટે 5,000 થી વધારે કાર્યકરો ખાસ ઇન્ડિયાથી આવ્યા હતા. અને એ મંદિરમાં 10,000 સુધી ભક્તો આવી શકે છે, એટલું એ મોટું છે. અને યુઝલી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મંદિરોમાં 5 કે 6 શિખર હોય છે, પણ આ યુએઈમાં બાંધ્યું છે. એટલે અને યુએઈમાં 7 એમિરેટ્સ છે, એટલે આ મંદિરમાં 7 શિખરો 7 એમિરેટ છે બાંધેલા એટલે છે. 7 શિખર. 7 શિખરો છે. એ યુનિક છે એટલે એ રીતે. અને બીજી એક ખાસિયત છે કે આ મંદિરની જે જમીન છે એ એક મુસ્લિમ લીડરે આપેલી, અને એનો જે આર્કિટેક્ચર ડિઝાઇન છે એ એક કેથોલિક ક્રિશ્ચને કરેલું. અને આખું કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ છે એક પંજાબીએ મેનેજ કરેલું. અને આ ઇન્સ્ટિટ્યુશનનો ડાયરેક્ટર છે એક જૈન છે. અને યોગીજી મહારાજ કહેતા હતા કે આપણે સુરત ભાવ અને એકતાથી કામ કરવું. તો આ એવું મંદિર છે કે બધા ધર્મના સંપથી ઊભું થયેલું છે, એવું એ મંદિર છે. અને ઇન્ડિયામાં 3 મોટી નદીઓ છે, ગંગા, યમુના અને સરસ્વતી. અને એ ત્રણેય નદી એક જગ્યાએ ભેગી થાય છે ત્રિવેણી સંગમમાં. અને એવું કહેવાય છે કે આપણે જો એ નદીમાં આપણે જો સ્નાન કરીએ તો આપણા બધા પાપ ભરી જાય. તો એ ત્રણેય નદીનું જળ એ મંદિરની આજુબાજુ રેલાયેલું છે. અને આપણે ફોટોમાં જોઈ શકીએ છીએ કે આખી એક લાઈન કરેલી છે નદી પ્રત્યેક. અને એ ત્રણેય લાઈન મંદિરની એક્ઝેક્ટ નીચે ક્રોસ થાય છે. એટલે આપણે કોઈ બી ભક્ત જો મંદિરની અંદર પ્રવેશ કરે તો એના બધા પાપ ભરી ગયા અને એનું કલ્યાણ થઈ જાય. એટલે દુબઈમાં ત્રિવેણી સંગમ. અને બીજું મને એ ગમ્યું હતું કે આ મંદિર બીજા મંદિર કરતા એ મંદિરમાં કેર્વિંગ્સ બહુ સ્પેશિયલ છે, કારણ કે આ મંદિરમાં ઘણા બધા શાસ્ત્રોનું આખું ઇતિહાસ એમને દોરેલો છે. જેમ કે રામાયણ, શિવ પુરાણ, ભાગવત પુરાણ, મહાભારત અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું આખું ઇતિહાસ દોરેલો છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે લેફ્ટ પિક્ચરમાં વાલ્મીકી રામાયણ ગ્રંથ લખી રહ્યા છે. અને ડાબી બાજુ આપણને આખી અયોધ્યા નગરી દેખાય છે. અને રાઈટ પિક્ચરમાં દ્રૌપદીનો પ્રસંગ છે, જ્યાં ભગવાન આવીને રક્ષા કરે છે. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પાંડવો એક સભામાં બિરાજમાન છે. તો દરેક પ્રસંગ, દરેક શાસ્ત્રો એકદમ એક્ઝેક્ટ
ફિનિશિંગ સાથે બનાવ્યું છે. તો એ બધું જોઈને ખૂબ આનંદ થયો. અને એ મંદિર જે છે હિન્દુ ટેમ્પલ એ યુએઈમાં છે, એટલે એક મુસ્લિમ એરિયામાં. તો એ જમીન કેવી રીતે મળી, કારણ કે બહુ અઘરું કહેવાય મુસ્લિમ એરિયામાં હિન્દુ ટેમ્પલ કરવું, અને એ મંદિર કેવી રીતે ઊભું થયું એનો એક વિડીયો ક્લિપ છે. હું તમને એ વિડીયો ક્લિપ બતાવીશ, અને એવી રીતે મંદિરના દર્શન બી તમને થશે.
excellent, excellent बेटा, wonderful. थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जय। ये हमने स्थावर मंदिर देखा, हार्डवेयर, बिकॉज वो मंदिर की जरूरत थी कि पूरे मिडल ईस्ट में, अमेरिका में तो बना था, लंदन में तो बना था, बट अभी मिडल ईस्ट में ये हुआ है। इसका असर ये हुआ कि इमीडिएटली बहरीन के राजा ने 4 एकड़ जमीन दिया, वहाँ मंदिर होगा, और अभी शारजा के राजा ने जमीन दिया 1 एकड़, वहाँ भी मंदिर होगा। तो दिस स्थावर, नव स्थावर टू जंगम। यहाँ हमारे वहाँ अपना जो काका जी ने, जो योगी जी महाराज ने जंगम तीर्थ का घड़वैया ऐसा बोलते हैं, तो जो जंगम तीर्थ कैसे बनाया, क्या बनाया, स्थावर और जंगम, हमारे प्रसाद भाई पाटिल प्रेजेंटेशन करेंगे। सजानंद स्वामी महाराज की जय। हम देखते हैं परम पूज्य भरत भाई, वशी भाई, दादा कई साल विचरण करते रहते हैं। हमें लगता है कि विचरण में क्या होता रहेगा, तो ये जय भाई है ना, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो वशी भाई, दादा, भरत भाई बहुत बार पेरिस जाते हैं, तो वहाँ पे जो पेरिस के जो युवकों है उनको इतना मोटिवेट करते हैं, उनको इतना डायरेक्ट करते हैं, उनकी एनर्जीज इतना चैनलाइज करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जय भाई जैसे युवकों है, वो हमारे जो सेमिनार्स करते हैं, यूथ सेमिनार्स करते हैं, तो ये जय भाई जैसे युवकों है, ये उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि पेरिस में रह के वो इतना मतलब भगवान का और तीर्थों का इतना विचरण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां जय भाई के लिए, पार्थ भाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जय भाई, पार्थ भाई। अगला टॉपिक है तीर्थ के ऊपर ही है, सो विल ट्राई टू कंटिन्यू ऑन द सेम टॉपिक, तीर्थ। मैं राजू भाई से विनंती करूंगा प्रेजेंटेशन शेयर करने के लिए। सो तीर्थ है ना, उसका एक्चुअली अर्थ होता है तीर्थ ये शब्द है, ये त्रु धातु और थक धातु इनको मिलके बनाया हुआ है। इसका अर्थ है कि जहाँ पे तरा जाता है उसे तीर्थ कहते हैं। और राजू भाई नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसको एक सुंदर श्लोक में इसका एक एग्जाम्पल है कि तरति पापादिक यस्मात अथवा तिर्यते अन्नेन, यानी कि पाप से तरने, जो हमें पाप से जो हमें तरने को जो हेल्प करता है उसे तीर्थ कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड राजू भाई। और सबसे पहला तीर्थ आता है कि वो है स्थावर तीर्थ। हमें खाली एक ही, मतलब नॉर्मली हम लोग तीर्थ का रेफरेंस देखते हैं तो नॉर्मली सबसे हमें लगता है अच्छा काशी एक तीर्थ है, मथुरा एक तीर्थ है, मे बी अयोध्या एक तीर्थ है, छपैया एक तीर्थ है। पर स्थावर तीर्थ ऐसा है कि जो टेम्पल है, जो टेम्पल से उसे स्थावर तीर्थ कहते हैं। एंड इट डज नॉट मूव, इट स्टेज एट वन प्लेस। सो आई एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में आई हैड अ गुड चांस टू विजिट अ फ्यू स्थावर तीर्थ, तो मैंने उसके भी कुछ फोटोज डाले हैं स्पेसिफिकली प्रेजेंटेशन में। राजू भाई नेक्स्ट स्लाइड पे। सो ये जो फोटो है ना, ये इमेज है अहमदाबाद के मंदिर का। अहमदाबाद के मंदिर में भगवान स्वामीनारायण ने, ये आप पिलर देख रहे हो, इस पिलर को भगवान स्वामीनारायण ने ब्लेसिंग दिया है कि अगर समझो दर्शन बंद होते, तो ठाकुर जी के दर्शन का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, दर्शन बंद होते हैं कई बार और भक्त तो दूर से आते हैं और उनको अगर ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे तो ये पिलर के दर्शन कर दोगे ना तो ठाकुर जी के दर्शन के पुण्य मिल जाएंगे। इस पिलर का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो पिलर है ना, ये 160 मन का एक ये था, स्टोन था, और वो जो स्टोन है वो एक हरिभक्त बैलगाड़ी में चला के लेके आ रहा था। 2 बैलों की जोड़ी थी और 2 बैलों में से एक बैल है ना, उसका रास्ते में पैर टूट गया और मंदिर का काम रुक ना जाए, तो उस हरिभक्त को लगा कि यार मंदिर का काम रुक जाएगा, अभी कैसे चलेगा। तो उस हरिभक्त ने क्या किया, एक बैल था ना उसके बाजू में, वो खुद लग गया, वो खुद चला, और वो खुद चलते चलते 160 मन का जो स्टोन था उसे अहमदाबाद के मंदिर में लेके आया। महाराज ने जब ये देखा तो महाराज उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए और इसलिए उस स्टोन को भगवान स्वामीनारायण ने उस स्टोन को वरदान, ये ब्लेसिंग दी है कि ये इस स्टोन का जो भी दर्शन करेगा उसको भगवान के दर्शन का फल मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे एक बहुत ही सुंदर एक मूर्ति है,
ये राजकोट गुरुकुल की है। राजकोट यानी कि हम लोग हरिस्वरूप स्वामी का जो स्पीचेस सुनते हैं, जिनको अभी अभी सदगुरु और कुछ समय पहले सदगुरु पद की जो पदवी मिली थी, तो ये जो है इसके अंदर राजकोट मंदिर वैसे तो वड़ताल संप्रदाय के अंदर आता है अपना, और वड़ताल संप्रदाय स्ट्रांगली कि भगवान स्वामीनारायण में ही बिलीव करते हैं। पर राजकोट मंदिर एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ पे आज भी रघुवीर जी महाराज राइट में है और लेफ्ट में गुणातीतानंद स्वामी है, और गुणातीतानंद स्वामी के जो मूर्ति है ना उसके नीचे लिखा हुआ है मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी। तो वो एक है, वो बहुत ही एक टचिंग मुझे लगा कि वहाँ पे जाके भी इतना, मतलब अभी भी वो लोग गुणातीतानंद स्वामी को मूल अक्षर मूर्ति मानते हैं। आगे की स्लाइड पे हम लोग देखेंगे कि ये जो फोटो है ये राजकोट का ही है। राजकोट में एक बोर्डी है कि जहाँ पे भगवान स्वामीनारायण ने आते आते सर जॉन मालकोम को मिल रहे थे, तो महाराज की जो महाराज जिस रथ में ट्रैवल किया था ना, वो रथ भी उन्होंने रखा हुआ है राजकोट मंदिर में। और वो जो रथ है उसको ये जो बोर्डी है, ये जो एक ट्री है, ट्री का ऐसा है कि इस ट्री में थॉर्न्स रहते हैं नॉर्मली। बोर्डी का जो झाड़ रहता है उसमें थॉर्न्स रहते हैं। पर गोपालानंद स्वामी के सर पाक को ये बोर्डी का एक कांटा लग गया था, और गोपालानंद स्वामी ने कहा था कि ये बोर्डी तेरे आपके शैडो में इतने भगवान स्वामीनारायण बैठे और फिर भी आपके काटे नहीं गए। तो उसी वक्त बोर्डी के जो भी कांटे थे ना वो सब निकल गए। तो आज भी वो कांटा वगैरह नहीं बोर्डी आज भी है, और आज भी भक्तों उसे प्रदक्षिणा करते हैं। बाजू में हम देखते हैं कि राजकोट में ना हम लोग ये पढ़ते हैं, अपना सुनृत पढ़ते हैं। तो योगी जी महाराज ने सुनृत है, हमें तारीख पता है, डेट पता है, सब कुछ पता है, लेकिन जो सुनृत है ना वो राजकोट में लिखा हुआ है। राजकोट में कृष्ण जी अदा का जो जहाँ पे धाम में गए डेरी है, वहाँ पे ये सुनृत था, वो लिखा हुआ था, और वहाँ पे ये फोटो है। आगे के स्लाइड पे देखेंगे। ये जो है ये जो स्थान है ना, हमें पता है कि महाराज ने पंचाड़ा में महारास किया था। जिस जगह पे भगवान स्वामीनारायण ने महारास किया था, जिस जगह पे मतलब महारास किया था, मतलब उस वक्त ऐसा हुआ कि जितने 500 परमहंसों थे उतने रूप भगवान स्वामीनारायण ने धारण किए, और हर एक संतों के साथ भगवान स्वामीनारायण ने रास खेला था। तो वो जो स्थान है उसके ऊपर आज एक सुंदर मंदिर बांधा हुआ है, उसे रास मंदिर कहते हैं। अगर आप गूगल पे ये सब प्लेसेस डालोगे ना तो गूगल पे आ जाते हैं। मुझे भी ये प्लेसेस पता नहीं थे, पर मैं ढूंढता था कि वहाँ पे कौन से प्लेस है, तो वहाँ पे आ जाता था रास मंदिर, फिर राजकोट की बोर्डी, वो सब गूगल पे आ जा रहा है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग कि टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ करेंगे तो सच में हमें बहुत फ़ायदा होगा। बाजू में जो फोटो है, जो रास मंदिर है, जहाँ पे रास मंदिर बांधा हुआ है, उसके ही बाजू में एक समाधि बांधी हुई है। उस समाधि पे एक फोटो है। उस फोटो में अगर आप देखोगे तो भगवान स्वामीनारायण गुणातीतानंद स्वामी को तिलक कर रहे हैं, और भगवान स्वामीनारायण ने पहली बार जो तिलक किया था और कहा था कि ये हमारा तिलक, तो वो ये जगह है, और उसके भी नीचे लिखा हुआ है कि मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी, वैसे करके लिखा हुआ है। जैसे हम लोग वड़ताल से सोरठ की तरफ जाते हैं ना, अवशी भाई ने जैसे कहा कि वहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी का मूल अक्षर मूर्ति करके जो उल्लेख है वो बढ़ता जाता है। आगे वाला जो ये स्थान है, ये वाला स्पेसिफिकली जो लेफ्ट वाला फोटो है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये जो फोटो है इसके अंदर अपने जो मंदिर में कैसे गुणातीतानंद स्वामी और गोपालानंद स्वामी का मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की उपासना है, ये पंचाड़ा में जो जीनाभाई का दरबार था वहाँ का फोटो है। वहाँ पे एक लेफ्ट साइड में उन्होंने एक प्लेस बनाया जहाँ पे महाराज सभा करते थे। तो उस फोटो में जैसे अपनी ऊपर जो मूर्ति है मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम उपासना, वैसी ही मूर्ति वहाँ पे भी है, और उस फोटो के नीचे भी लिखा हुआ है मूलाक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी। और ये सब जगह पे आप जाते हो, और सच में जब भी आप इसका हिस्ट्री समझ के जाते हो ना, तो वहाँ पे जाने के बाद अलग ही वाइब्रेशंस तो आते ही है, बट वहाँ पे जाने के बाद और महिमा की अनुभूति होती है। ये जो फोटो है, यहाँ पे पंचाड़ा में महाराज ने जो वचनामृत लिखे, 7 वचनामृत महाराज ने पंचाड़ा में जीनाभाई के दरबार में लिखे थे। पीछे जो दिख रहा है वो जीनाभाई का दरबार है, आज भी बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन्ड है। और आगे जो है वो जहाँ पे महाराज ने वचनामृत लिखे थे, जिस जगह पे बैठ के 7 वचनामृत कहे थे, वो उसके वहाँ पे उन्होंने समाधि बनाई है। और ये जो झाड़ दिख रहा है, उस झाड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे बैठ के भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत लिखे थे। आगे की स्लाइड पे अभी हमने सब स्थावर तीर्थ देखे। वैसे तो बहुत सारे फोटोज है, पर मैंने कुछ जस्ट टू एंश्योर कि टाइम हमारा ना जाए। दूसरा जो है वो है जंगम तीर्थ, यानी कि चलते फिरत तीर्थ। तो चलते फिरत तीर्थ के ऊपर
एक गुरुजी का बहुत ही सुंदर एक ये मिला था, गुरुजी का बहुत ही सुंदर स्पीच मिला था, एंड वो अभी हम राजू भाई से बोलेंगे उसे प्ले करने के लिए। ये जो टॉपिक है ना, इनफैक्ट मैंने गुरुजी का स्पीच है वो पहले ढूंढा था, और बाद में बशी भाई ने कहा कि बेटा आपको जंगम तीर्थ और इसके ऊपर बात करनी है। तो मैं सच में सरप्राइज था कि ये बशी भाई ने मतलब पहले ही समझ लिया। तो मैं राजू भाई से विनंती करूंगा, एक गुरुजी का एक क्लिप है 5 मिनट्स का, बहुत ही सुंदर क्लिप है, वो अभी हम सुनेंगे। ग्रंथ साहब को, लेकिन वो दिल से सचमुच जैसे आपके नाम रूप को मानते हो ऐसे प्रभु का जो अस्तित्व का पूरा भरोसा विश्वास होगा जैसा सूर्य का है, तो ये मेरा आशीर्वाद आपका 2 संकल्प पूरा करेगा। एक व्यवहार का कुछ भी हो, काल कर्म माया का स्वामी जी ने बोला, मेरे स्वामीनारायण ने वरदान दिया, मेरे आश्रित अन्न वस्त्र से दुखी नहीं, एक नीचे की पीड़ा हो हमको 1000 को हो। तो मैं बोलता हूँ आपका दुख जो हो वो मेरे को 1000 गुना आ जाओ और आप निष्पाप हो जाओ, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। काका जी, ये महाराज ने कैसी बात करी, तुम्हारा जो सब कुछ पाप हो गलतियां हो के मेरे पे आ जाओ, हाँ आप लोग सुखी रहो, ये स्वामीनारायण ने करा। तुम्हारे दुख में उसकी साझेदारी। महाराज ने भी रामानंद स्वामी के पास जब गद्दी पे बैठे तब मांगा कि महाराज आपके आश्रित का दुख मुझ पे आओ, लेकिन आश्रित वो कष्ट से फ्री हो जाए। सुख में तुम्हारे सुख में भागीदारी वो तो सबको मांगेगा, दुख में भी कहेगा मैं साथ खड़ा रहूंगा, हाँ, लेकिन तुम्हारा दुख मेरे पे आ जाओ, वो स्वामीनारायण ने कहा। दुख पे खड़े रहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बे दुख में खड़े रहे, वो एहसान है, लेकिन वो मेरे पे ही आ जाओ, तुम फ्री हो जाओ, हाँ? वो सच्ची माँ बोल सकती है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि ऐसे सच्चे संत होते हैं, प्रभु और संत, वो अपने सच्चे माउतर हैं, पेरेंट्स से। वो 1000 को हो, तो मैं बोलता हूँ आपका दुख जो हो वो मेरे को 1000 गुना आ जाओ और आप निष्पाप हो जाओ, ऐसा हम प्रार्थना करेगा भगवान को। तो यही स्वामीनारायण का सुना, मेरा दत्ता जी 2-4-5 मिनट लाभ ले लेवे, वो ब्राह्मण है, उसका कोहाड़ी सोने का है और हमेरा लोखंड का पटेल होगा, लोहाना का है। हाँ, हम सच्चा ब्राह्मण है, ब्रह्म का ज्ञान वाला, लेकिन हमेरा समाज नहीं मानेगा। देखो रहस्य की बात करी, क्या काका जी ने बोला, फिर से बरोबर जो काका जी की बातें अब जब सुनते हैं तो कहते कि अरे वो क्या बोल के गए, कि ब्रह्म को जानने वाला मैं सच्चा ब्राह्मण हूं, लेकिन आप लोग नहीं, वो तो बेचारे नए थे, हमारा समाज नहीं मानेगा। हमारा समाज बोला ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कि आज मैंने भी ये सेंटेंस तो आज पकड़ा कि वो उस समय ऐसा कह दिया और हम ताबूत की तरह बैठे थे, माने नहीं। तो फिर से पढ़ो। हाँ, तो यही स्वामीनारायण का सुना, मेरा दत्ता जी 2-4-5 मिनट लाभ ले लेवे, वो ब्राह्मण है, उसका कोहाड़ी सोने का है और हमेरा लोखंड का पटेल होगा, लोहाना का है। हाँ, हम सच्चा ब्राह्मण है, ब्रह्म का ज्ञान वाला, लेकिन हमेरा समाज नहीं मानेगा। लेकिन हमेरा समाज नहीं मानेगा, तुम लोग शायद मानोगे के। ये हर जगह मुसीबत है। काका जी को एक बार फॉरेन में किसी ने पूछा कि भाई तुम बड़ी डींगे मारते हो, हमारे यहाँ भगवान आए, ये आए, वो आए, वो आए, संत लोग तो हमारे यहाँ ही होते हैं, और तुम तो सारे भीख मांगते रहते हो, हमेशा वर्ल्ड बैंक में से लोन तुम लोग ले आ करते हो बेगर की तरह, भगवान तुम्हारे यहाँ रहे, उसका अर्थ क्या? अगर नहीं कहा, इसका एक रहस्य है कि हमारे यहाँ भगवान आया, लेकिन हमने इसको परेशान करा। रामचंद्र जी आया, इसको जंगल में बेच दिया। कृष्ण को आया, उसको चरवाहा कर दिया। क्राइस्ट को माचड़े पे लगा दिया। इसलिए हम लोग दुखी हैं।
देखो बात एकदम सही है ना। हाँ पटेलों का लोहाना का है। हाँ, हम सच्चा ब्राह्मण है, ब्रह्म का ज्ञान वाला, लेकिन हमेरा समाज नहीं मानेगा। मेरा समाज नहीं मानेगा, बाहर वाले मानेंगे, नए नए आए हुए मानेंगे, हाँ? हमारा समाज नहीं मानेगा। हाँ। खूब ये तो मैं तो आज सुन के विचार में पड़ गया कि काका जी उस दिन हमें कह के गए। हाँ। गुरुहरि काका जी महाराज का स्मृति दिन हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकली ये क्लिप ढूंढा था। और इसमें भी जैसे कि अपना टॉपिक था कि तीर्थ करके, तो तीर्थ में क्या होता है कि पाप चले जाते हैं। गुरुहरि काका जी महाराज ने भी क्या कहा कि आपके सब पाप है वो मुझे आ जाए और आपको सब पाप से मुक्ति मिल जाए। तो सच में ये कितना मतलब टॉपिक से रिलेटेड है। एंड जब भी मैंने वशी भाई ने जब ये टॉपिक मुझे दिया था तो उसके बाद मैंने क्लिप 2 बार सुना, अरे यार इसमें तो वही बात कही है जो मेरा टॉपिक था। तो ये जो तीर्थ है, एक लास्ट स्लाइड है राजू भाई। सो तीर्थ में ऐसा है कि हमने देखा कि जंगम तीर्थ देखा और स्थावर तीर्थ देखा और जंगम तीर्थ देखा। अभी कोई भी तीर्थ हो उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि आत्म तीर्थ बनाए। आत्म तीर्थ यानी हमारा जो आत्मा है उसे तीर्थ रूप बनाए। वो तीर्थ रूप कभी बनेगा जब भी हम ऐसे गुणातीत संतो है उनके वो जो कहते हैं उसके ऊपर उनका जो मार्गदर्शन है उसके ऊपर चले, तभी हमारा जो आत्मा है वो तीर्थ रूप बनेगा। और तभी वो आत्मा है उसके अंदर भगवान रहे वैसा तीर्थ रूप बनेगा। तो आज इंटरनेशनल यूथ सभा पे हम गुरुहरि काका जी महाराज, गुरुहरि ब्रह्मज भरत भाई, ब्रह्मज वशी भाई, ब्रह्मज दिनकर दादा, सभी संतों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो युवक को आज ऑफलाइन सभा अटेंड कर रहे हैं, जो युवक को ऑनलाइन सभा अटेंड कर रहे हैं, उनको ऐसा आप आत्म तीर्थ रूप बना देना और सभी को जल्दी से जल्दी आप ब्रह्मरूप कर देना। सजानंद स्वामी महाराज की जय। ऐसा ही चलता फिरता जंगम तीर्थ मिस दिनकर दादा जो हमारे सामने है। वो दिनकर दादा ने शिकागो में जो कथा वार्ता करी थी, तो वहाँ अमित भाई, जेसन भाई, विकास भाई, वो सब भाइयों थे। उन्होंने एक बुक के रूप में ढाला था ट्रांसीडेंटल नॉलेज। और उन्होंने ही, अमित भाई ने खास करके, काका जी का जो पुस्तक यहाँ भरत भाई, हेमंत भाई मर्चेंट सब ने लिखा था, जीवा में निरख्या रे, उसका इंग्लिश और उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके डिवाइन टच करके पुस्तक निकाला था। और वो दोनों पुस्तक की जो स्टाइल थी, प्रेजेंटेशन था, राइटअप था, वो इतना अद्भुत था कि मलकानी साहब है ना, इज अ वेरी क्रिटिकल पर्सन, ही विल नॉट अप्रूव। एंड ही सेड आई लाइक्ड द प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ दिस बुक्स। सो दोनों बुक्स जो बनाने वाले हमारे अमित भाई शाह, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा अभी, अमित शाह हैज वर्कड इन एक्सेंचर फॉर 16 ईयर्स। यहाँ से गया तब सब ही गॉट 97% इन 10th और 12th, and after working for Accenture in 16 years, then he was with Joint Commission for 5 years, largest accreditation healthcare body in US, जो सबको यूएस में है ना, इंश्योरेंस बहुत बड़ा बिजनेस है, एंड दैट इज रिलेटेड टू एक्रेडिशन ऑफ हेल्थ केयर। उसका जो जॉइंट कमीशन होता है उसमें अमित भाई थे, डायरेक्टर थे। करंटली ही इज वर्किंग एज ए वेस्ट मोनोर पार्टनर्स कंसल्टिंग एज ए डायरेक्टर ऑफ डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। आज डेटा साइंस और एनालिटिक्स का तो दुनिया है, लेकिन आज उनका टॉपिक अलग है। जैसे सरदई कैसे बनी, ऐसे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और डिवाइन टच के बारे में हमारे साथ डिस्कस करने आ रहे हैं अमित भाई साहब फ्रॉम यूएसए। जय सम्मान सबको। जय स्वामीनारायण। थैंक यू। जय स्वामी अंकल, जय स्वामी दिनकर अंकल, जय स्वामी भरत अंकल and everyone. Thank you so much for this opportunity, for sharing some thoughts around divine touch and transcendental knowledge. वैसे तो क्या है कि बुक्स बहुत सारी होती है। आई थिंक देयर इज some sort of an estimate कि every year, and this is all published books, there are कितनी books है जो publish नहीं भी होती होगी, but on an average in the world every year about 6,000 जितनी books publish होती है। So about 15 to
15 to 20 books a day. Now this is estimate. और पूरे वर्ल्ड में अबाउट 2 या 2.5 मिलियन जितनी बुक पूरे साल में पब्लिश होती है. तो इतनी सारी बुक्स है पूरे वर्ल्ड में. बट वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. और इस बुक की एक स्पेशलिटी है कि इसको हम इतना वो इम्पोर्टेंस देते हैं, इसको हम एकदम ही वैल्यू देते हैं. ओरिजिनली जब दिनकर अंकल हम सब भाइयों के साथ, सब सत्संगियों के साथ बातें करते थे, तो पहला आइडिया ये आया था कि हम ये सब उनकी बातों को लिख लें. एक्चुअली आइडिया कहाँ से आया था कि भगवान स्वामीनारायण के टाइम वचनामृत के राइटिंग में मुक्तानंद स्वामी और सब संतों ने लिखा था, तो उससे आइडिया आया कि हमको भी ऐसा लिखना चाहिए. लेकिन उस टाइम पे फिर कंप्यूटर्स का नेचुरली एक एरा चालू हो गया था, तो हमने टाइपिंग शुरू की और उसके थोड़े कलेक्शन हुए. फिर एक आइडिया उसमें से ये निकला कि काम करते हैं, अगर दिनकर की बातें हैं तो सबको ईमेल में भेजते हैं. आई रिमेम्बर, आई थिंक उस टाइम पे एक बात हुई थी ऐसी कि पहली ईमेल, जो वर्ल्ड की पहली ईमेल कहते हैं ना, वो आई थिंक 1971 में भेजी थी. देयर इज अ पर्सन एट्रिब्यूटेड टू इट, आई थिंक हिज नेम इज रे टॉमलिंसन. उसकी वैल्यू, उसको उसको उसने फर्स्ट ईमेल वर्ल्ड की भेजी है, ऐसा बोलते हैं 1971 में. लेकिन तभी उस वर्ड को भी ईमेल नहीं कहते थे, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते थे. फिर हुआ यूं कि 1993 में ईमेल वर्ड एकदम कॉमन हो गया. हमने अभी तो सबके पास ईमेल है और बहुत सारी ईमेल है, एक नहीं मल्टीपल ईमेल्स है. बट हमने तभी, जो स्वामीनारायण है तो SWAMI और फिर नारायण होता है, तो आई को ई कर दिया था, कैपिटल ई. स्वामी नारायण ईमेल, ऐसा करके ईमेल हमने भेजना शुरू किया. वो 1998 या उसमें हमने उसको चालू किया. ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो दिनकर अंकल की बातें हैं, जो दिनकर अंकल फ्राइडे सभा में हम सबको करते थे, सैटरडे वतनाम सभा में करते थे, उसका एक छोटा छोटा कंपाइलेशन करके ईमेल में भेजते थे. और वो फिर 2004 में दिनकर अंकल का समन्वय महोत्सव आया. और तब ऐसी भावना हुई कि इस ईमेल को अगर कोई बुक के रूप में प्रेजेंट करे तो बहुत अच्छा होगा और सबको बहुत अच्छा चांस और लाभ मिलेगा. तो फ्रॉम 1998 टू 2004, वो जो 5-6 साल के टाइम है, उसमें हर वीक में बात होती थी, तो ईमेल कलेक्ट होती थी, सबको भेजते थे कंटिन्यूअसली, वो सब हो रहा था. लेकिन वो ईमेल किसी थी कि बहुत वर्बेटिम थी. अब वैश्य अंकल ने बात करी कि मलकानी को उसका लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन अच्छा लगा. वो बहुत ही वर्बेटिम थी, मतलब एग्जैक्ट जो दिनकर अंकल बोलते थे वैसी ही थी, नो वर्डिंग चेंज, ऐसा किया था. फिर जब उसको इंटरनेट पे हमने kakaji.org वेबसाइट के माध्यम से पब्लिश किया, तो उसको रीड करते वक्त ऐसा लग रहा था कि ये वर्बेटिम में क्या होता है कभी कभी के व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेसेस देयर आइडियाज, अगर उसको एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही लिखे तो समटाइम्स इट बिकम्स टू टू कैसे कहते हैं कि वो ज्यादा पर्सनल हो जाता है और रीडर की दृष्टि से उसको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है. दूसरा क्या हुआ कि उसमें जो रेफरेंसेस थे वो मिसिंग थे. दिनकर अंकल ने बोला कि स्वामी की बातों में ऐसी बात हुई है, तो कौन सी स्वामी की बात, कौन सा रेफरेंस है, तो वो रेफरेंसेस सब हमारे सुजेश भाई ने ऐड किए. और पूरी वेबसाइट के सारे वो जो चैप्टर्स लिखे थे दिनकर अंकल के, वो सब चेंज करके उसको इस तरह से रेफरेंस वाइज प्रेजेंट किया कि जो भी है रेफरेंस से बात करी गई है. तो दैट वाज अ एडिशन इन दैट वेबसाइट एरिया. उसके बाद जब 2004 में दिनकर अंकल का समन्वय महोत्सव, हीरक महोत्सव के रूप में उसका सेलिब्रेशन किया, तब एक ऐसा थॉट आया कि दिनकर अंकल का 60th बर्थडे है, तो हम 60 पब्लिकेशंस करेंगे, 60. तो बहुत ही बड़ा टास्क था. उसमें एक टास्क ये था कि ये जो ईमेल है उसको ट्रांसेंडेंट ऐसे बुक के रूप में प्रेजेंट करें. और इस बुक का इस तरह से थॉट हुआ. अभी इस बुक में भी हुआ क्या कि अभी वेबसाइट में प्रेजेंट करे एक बात है, लेकिन उसको एक अच्छी फ्लूइड लैंग्वेज में लिखना कि आप ये कंटिन्यूसली रीड करो तो सेम टाइप का वो उसका असर होना चाहिए. क्योंकि ईमेल्स का कैसा था कि बहुत सारी ईमेल मैंने लिखी थी,
बहुत सारी ईमेल तो सुजेश भाई ने लिखी थी, बहुत सारी ईमेल जेसन भाई ने लिखी थी, अलग अलग लोगों ने ये ईमेल लिखी। तो उसको किस तरह से एक लैंग्वेज लगे ऐसा लिखना चाहिए था, जेसन भाई ने उसका फाइनल ट्रांसलेशन किया। तो जो ऑलरेडी लिखा हुआ था उसका ट्रांसलेशन, उसका जो क्या है परिवर्तन वो बोल सकते हैं, वो सुजेश भाई ने किया वेबसाइट के माध्यम के लिए, और फिर वेबसाइट से बुक के माध्यम के लिए उसको जेसन भाई ने किया। तो उस तरह से उसका वो पूरा एक एक वो बनता है कि किस तरह से वो सब साथ में हुआ। इसके बाद हर एक जो ईमेल है, हर एक जो ट्रांसलेशन नॉलेज का एक एक छोटा छोटा चैप्टर है, उस उसमें रेफरेंस होना चाहिए, वो कहाँ बोला गया था और कौन से डेट पे बोला था वो होना चाहिए। तो हम लोग वो कैप्चर कर रहे थे, तो हम लोग ने वो भी उसमें ऐड कर दिया, और इस तरह से हर एक पीस का वो बना। लेकिन हुआ क्या कि दिनकर अंकल एज अ स्टूडेंट ही ऑलवेज एंजॉयड नंबर्स। अभी कोविड हुआ तो दिनकर अंकल की बड़ी स्प्रेडशीट थी, दिनकर जस्ट शेयर्ड विद मी a big spreadsheet of all the COVID results and how that worked. And Dinka is a big person in numbers. That is what we have seen him. और इसमें एक सेकंड पार्ट है जो है सत्संग नंबर्स। अगर आपने बुक नहीं देखी है तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज पहला पार्ट है दिनकर अंकल की अबाउट 235 डिस्कोर्सेस की बातें हैं और छोटी छोटी है। द आइडिया वाज के हमको बहुत लंबा नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिखना है, जो इतना भी पढ़ ले आज के लिए तो इनफ। The idea was each chapter should be just read once and you enjoy that for that day. फिर उसके बाद उसका पार्ट 2 में हमने दिनकर अंकल ने बहुत सालों से स्वामी की बातें पढ़ के एक वो 5 एलिमेंट्स ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिटी गुणातीतानंद स्वामी के दृष्टि से वो पूरा एक बनाया था एक्सेल स्प्रेडशीट पे। तो उसको ज्यादा प्रॉपर पब्लिश करने के लिए तो आप वो जो 5 तत्व हम कहते हैं जीव विश्व माया ब्रह्म और हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से उसमें क्या रिलेशन होता है, उसका एक पार्ट 2 है इस बुक में। इस बुक में पार्ट 1 is Dinkar Uncle's discourses. Part 2 is this, which it comes in the back, so some people might not know, but it's very interesting to see that piece. वो छोटा पीस है। उसके बाद थर्ड पीस है वो और इंटरेस्टिंग है, उसमें सत्संग के सारे नंबर्स हैं, 5 तत्व, 3 वो, 4 वो, इसमें 500 परमहंस के भी नाम है। If you actually look at it, you will see. तो वो है, और 4 जो काका जी की कृपा प्रसाद है उसका ट्रांसलेशन है, वो भी अगेन इन द सेम लैंग्वेज स्टाइल एज दिनकर अंकल्स डिस्कोर्सेस। तो इस तरह से इस बुक के 4 भाग को करके एक बुक बनाई, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। जैसे मैंने इसका फाइनल ट्रांसलेशन किया, और फिर इस बुक की नेमिंग जो थी, तो पहले तो बहुत सारे नाम किए थे, लेकिन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज सबको अच्छा लगा। द नेम दैट मीन्स कि इट विल गिव यू अ बिट ऑफ ट्रांसेंडेंस, आपको एक अलग स्थिति में ले जावे, ऐसी इस बुक की भावना है। आप पढ़ो तो इससे आपको ये स्पिरिचुअल स्टेट में अच्छा फायदा होगा। इस तरह से इस बुक का नाम ये हुआ। फिर जब ये बुक की पहली पब्लिकेशन हुई, और इसके साथ और 4 बुक थी, शिक्षा पत्री और वो सब, तो वो सारी बुकों को सबसे उसका फर्स्ट पब्लिकेशन जो था, उसका जो फर्स्ट प्रिंट था, वो हम ले गए थे इंडिया। और इंडिया में पप्पा जी के पास ले गए थे, और हर एक बुक पे पप्पा जी ने पप्पा ऐसा लिखा हुआ है, उनकी फर्स्ट ब्लेसिंग्स थी। ही रोट द राइटिंग ऑन द बुक एंड देन वी ओपनड अप द बुक दैट वे। द बुक वाज आई थिंक अडोबी InDesign करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हमने इसको पूरा पूरा सॉफ्टवेयर भी हमको आता नहीं था। द कॉस्ट ऑफ एक्चुअली क्रिएटिंग द बुक वाज हाई, सो हमने अडोबी InDesign सॉफ्टवेयर ही बाय कर लिया, और घर पे ही जेसन भाई और वो सब ने मिलके पूरा बुक InDesign सॉफ्टवेयर में रखा, और इस तरह से उसको पब्लिश, उस तरह से उसको वो बनाया, उसका मेन फाइनल जो कहता है आउटपुट, जिसको प्रिंट में देते हैं, इस तरह उसको बनाया। सो आई रियली रिक्वेस्ट कि अगर चांस मिले तो go and look at that. You will really enjoy at least the other parts of the book also. Obviously, Dinkan's discourses are Dinkan's discourses, but that's how this book was made. और मुझे याद है कि 60 पब्लिकेशंस हुई थी, तो हमने नॉर्मली कहता क्या होता है, our idea in Chicago is के we try to avoid as much as we can any other type of disturbance in the Sabha other than the blessings of the saints. When they are there, अगर 100-150 जन आए हैं तो उनको मैक्सिमम फायदा ब्लेसिंग्स से होता है, तो वो लेसन्स वो ब्लेसिंग्स ले ले। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज के लिए हमने 45 मिनट्स दी थी टू ओपन अप 60 पब्लिकेशंस, एंड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज पर्टिकुलरली वाज ओपनड अप बाय साहेब। बट स्वामी जी सेड, यू नो व्हाट, लेट मी सी दिस। और स्वामी जी ने बोला कि आपने 60 पब्लिकेशंस करी है, और मैं बहुत खुश हूं कि नंबर 60 आपको कहां से आ गया मुझे नहीं पता, कि इतना आपको थॉट भी कैसा आया।
बट इसमें से भी सबसे बेस्ट चीज ये हुई है कि आपने दिनकर अंकल की ट्रांसजेंडर नॉलेज बुक में आपने दिनकर अंकल के ये आशीर्वाद लिखे हुए। ही वॉज वेरी हैप्पी विद दिस बुक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। सो बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आपने नहीं पढ़ी हो, और यहाँ पे भी उसका रेगुलरली हमारे मॉर्निंग सभा में पारायण होता है और सभी उसका लाभ लेते हैं। सो प्लीज एंजॉय दैट। I'll quickly go over the second book, which is Divine Touch. Again, it's a transmission of Jeva Melithyare. A lot of people were involved. Again, our Vasant uncle, who is my uncle, Vasant Bhai, जो है बहुत अच्छा भजन गाते थे. He was one of the first to start converting this Divine Touch book into the English. और फिर हमारे विकास भाई है, अगेन सुजेश भाई है, जेसन भाई है, सबने उसी तरह से इस बुक का भी ट्रांसलेशन किया इन द सेम फैशन, कि उसका जो राइटिंग है एकदम वो लूसिड होना चाहिए, पढ़ने के लिए अच्छा होना चाहिए। लेकिन आई विल जस्ट पॉइंट टू वन स्पेशल थिंग इन दिस बुक। डिवाइन टच पार्ट 1 के एंडिंग में देयर आर अबाउट 10 और 12 और 15 पेजेस डेडिकेटेड टू जस्ट दिनकर अंकल्स राइटिंग। और हमने ऐसा सोचा था कि ये बुक इस तरह से बाहर हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, इस पे दिनकर अंकल का वो स्पेशल होना चाहिए। और दिनकर अंकल ने उसमें इज द एंड स्पेशली लिखा हुआ है। सो आई वुड रेकमेंड कि अगर बुक न देखी हो तो एटलीस्ट वो लास्ट 10-15 पेजेस जो है आप देखो। उसमें दिनकर अंकल ने थोड़े ऐसे शब्द लिखे हुए थे कि वी वर एक्चुअली लिटिल बिट शॉक्ड। इट वाज वेरी वेरी आर्टिस्टिक। लॉट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम आवर ट्रांसलेशन ऑफ आवर भजन काका अमर रहो, एंड आई थिंक लॉट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम इवन भागवत। And Dinkar uncle is a master of Bhagavad and Ramayana and Mahabharata and those scriptures. And he has taken excerpts from that and expressed his feelings towards Kakaji. So normally हम लोग ये प्रवचनों में सुनते ही हैं उनकी भावना, भरत भाई की, वशी भाई की भावना। बट ये लास्ट पार्ट जो है, खास अगर टाइम मिले तो वो देखना। वो राइटिंग थोड़ा स्पेशल है। और जो दिनकर अंकल की पूरी भावना काका जी की तरफ की है, वो उसमें एक्सप्रेस होती है कि आप हमारे कण कण में हो, फिर भी आप सभी के कण आप देखोगे तो इंग्लिश में है पूरा। सो व्हेन यू रीड इट यू विल फील दैट, यू विल गेट दैट फीलिंग। और वही भावना उस बुक में है। जो डिवाइन टच का भी इस तरह से उसका हमने ट्रांजेक्शन किया था, और सेम फीलिंग अडोबी डिजाइन सेम यूज करके इस तरह इसको भी पब्लिश किया था। सो दिस वाज द वेज दिस बोथ ऑफ दिस बुक्स वर पुट आउट टुगेदर, and I highly recommend. If you have not seen it, then at least breeze through it. A lot of copies are available, even in Chicago, even in I'm sure in India. In fact, publication to India से ही आया था, सब वहीं पे पब्लिश हुआ था। और भरत भाई और वशी अंकल ने तब वो पब्लिश करवा के सारी बुक्स घनश्याम अंकल ने सब पब्लिश करके यहाँ भेजी थी। The idea is lot of books get published every year. The goal is कि ऐसी बुकों का अच्छा क्या होता है कि ये बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, ये छोटे छोटे हैं, हाफ अ पेज 1 पेज है। तो इस बुक का फायदा क्या होता है इस टाइप ऑफ बुक्स में, कि इतना पढ़ के इनफ हो जाता है। ज्यादा ऐसा नहीं है कि जो काका जी का 4 पॉइंट प्रोग्राम है तो हम कहते हैं कि रीड अ पेज और 2 अ डे। दिस इज द परफेक्ट बुक फॉर दैट टाइप ऑफ अ सिचुएशन। आप इतना पढ़ो एंड यू विल फील गुड and you move on for your rest of the day. Hopefully you try to live a little bit by it, think about it. So we hope that inspires people. It is the blessings of Dinkar uncle, and it has been enjoyed by many. So we today we pray to Bharat uncle, Vashi uncle, Dinkar uncle, Kishore uncle, and all the divine saints there, Raju bhai, everyone, Ashwin kaka, that इतना अच्छा ये बुक है, इतना अच्छा है तो हम इसका पारायण करें, इसका लाभ लेवे। और इसमें से जो भी वो नेक्टर ऑफ गोल्ड कहते हैं, नेक्टर जो होता है उसका उसका लाभ ले, और वी रियली लिव बाय इट। वी ट्राई टू इम्बाइब लिटिल बिट इन अवर लाइफ एंड मेक अवर लाइफ मोर एनरिचिंग एंड एंजॉयबल। सजान स्वामी महाराज की जय। जय स्वामी नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। आपने जो एफर्ट्स डाले हैं वो सच में आपके स्पीच में वो आ रहे थे। एंड युवकों से भी सभी रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तो हर रोज़ एक पेज कोई भी बुक हो, ट्रांसडेंटल नॉलेज हो, सहृदय हो, ये सब बुक्स के जो हम लोग सुन रहे हैं, पिछली बार हम लोग ने 64 पदी का सुना था, तो ये सब बुक्स है, निष्कुलानंद काव्य है, ये सब बुक्स आप ज़रूर हो सके तो हर रोज़ एक पेज एटलीस्ट आप पढ़ना। इससे इससे बहुत चेंज आ जाता है। मैंने खुद ट्राई किया है एंड उसमें बहुत आनंद मिलता है।
आगे हम हमारे जो छत्रपति संभाजी नगर के 2 युवकों है जो अभी बैंगलोर और हैदराबाद में रहते हैं, बोथ आर IITians, परम भक्त स्वप्निल भाई वारके और परम भक्त पीयूष भाई हुरपड़े। उनसे अभी हम विनंती करेंगे कि उनके स्पीच के लिए, उनका टॉपिक है एडवांसमेंट्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा साइंसेस। मैं दोनों युवकों से, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ वन ऑफ द अपकमिंग टेक्नोलॉजीज, तो इन दोनों युवकों से विनंती है कि अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करें। बिफोर दे स्टार्ट आई वांटेड टू अगेन रिक्वेस्ट कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स तक रखे। वी अंडरस्टैंड यू हैव पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इनटू दैट, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा समय है वो थोड़ा समय चलता जा रहा है, तो आप 10 मिनट तक आपका प्रेजेंटेशन रखें। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो like today's topic is cloud computing advancement and data processing, right? So I will be covering first half of it, and Piyush will continue with how data processing generally works, right? So I'll just start. Yeah. So while I want to ask you like question like how, or do you ever wonder like how these internet scale services are working, right? So anything we use in this era is like mostly internet scale, uh, any social media platforms, anything, right? So I want to talk about it, like how it used to work and how it is very easy with today's advancement, because earlier uh, there were a lot of challenges we'll discuss. So first of all, what is internet scale services look like, and what is their nuances? Like generally, if you consider any internet scale service, we uh, we see a lot of transactions happening. Like let's say in India, everybody is using Facebook or any social media app, right? So you can understand like how many people are just in India, and it is used around globe. So that is one parameter of it, like high transaction we need to support while creating internet scale service, right? And in today's age with this globalization and reach of every people, this anything you create should be globally distributable, like it must be used by everybody, right? It comes with big data challenges, and if you have noticed in IPLs and World Cups, right, Hotstar service and any other service scales with user demand. If you have noticed in last World Cup, Hotstar streaming viewers were gone to like 5 CR, right? Yeah, so these are the things, and any service we use, we expect it to stay always on. We never see like आज तो WhatsApp नहीं चल रहा भाई, ऐसा we never see, right? So that is characteristics of this internet scale service. So I'll just quickly move ahead. So these are some numbers, right? So globally, there are like 5.3 billions of people using individual are using internet, and if you see year on year growth, it is huge. And also one thing to notice in second row is average daily time spent on user internet by user is like 6 hours. It's like one fourth of our day, right? So yeah, and a lot of this comes from social media thing, because we majorly use this for that. Like if you see 5.3 billion were using internet, and 4.95 billion are almost there. There are 4.9 billion user identities. So almost everybody is using social media, and this sort of scale, yeah, we are looking at when we say internet scale services, right? So these are some numbers, and it is going rapidly. Like if we just analyze ourselves, we easily spend 2 hours in a day on phone using these apps and services, right? So how it used to work? So two decade back, people used to set up servers, their networking, right, to host these sites, and it was with cost of like if user base scales, you have to add one machine and you have to maintain that machine, and you cannot go beyond geographical location. So those were early challenges. Now, yeah, so
challenges in internet scale services are scalability. Like if your user grows rapidly, you have to scale. You have to provide needs of everybody, right? And redundancy. Basically, if you have two servers, if you're just one server and if that fails, then your service will die, right? So redundancy is key. So you should have multiple servers serving same thing. So if it is one is failing, then other one will take over and keep doing things, right? So for that, we need infrastructures, which were a lot of things were built in last decades. So these are the key technologies. Uh, CDNs is the one. Oh, sorry. These are key technologies. Basically, one is CDN. So you have something cached in your local area. For example, when you see Netflix video, it is cached in your Indian location and it will get served from there, right? And since this service has grown to lot of functionalities, we have to break it down and deploy it independently, and it will interact within. So these are the technologies which is enabling them. Yeah, so this comes with a lot of complexity, cost management, security risk, right? Uh, and with lot this like scale, there comes a lot of data. So we need to scale our storage solution as well. So that is there. Let's see how like architecture look for some of like internet scale service, right? So this is the image some days back Elon Musk has shared we when he joined Twitter, right? So if you can see, there are a lot of services like Twitter has this timeline thing, and even like people post on Twitter, it gets notified to right people's, right? So these are the services of one part in Twitter, right? And every box in this diagram has multiple servers serving same thing, and these services are interacting within themselves, right? And if you are going to do this by yourself by setting server, it is impossible, right? So that's what like here comes the cloud and this technologies, right? So whatever this bigger companies did in last year, like last decades, they are like providing it as service via cloud. Yeah. So, like if this is timeline, if you can see after 2008, this cloud journey start, and after that we have these services we can directly use and we can scale the things. Like anybody can scale internet scale service nowadays, and it will scale automatically. You just have to pay for those services. It is manageable basically. It was not before. So majorly there are three components. One would be compute, one would be storage, and one would be networking. So a lot of these are the leading cloud providers which provides these things, right? So this is one example. This is McDonald's home delivery architecture, right? So if earlier, if he like McDonald's had to set up, he had to set up a lot of things, right? But with this thing, this setup can like this solution can be done via a very small team of engineers in like very few days, and it will just scale automatically as their user base grows. So this is the power of technology we are having. Anybody can host global services now with help of cloud technologies. Yeah. Yeah, I'll end my presentation with what is future trends in this area, right? So, like I said, like with this scale, there is a lot of data. Everybody is dumping every data, and now trend is toward getting information out of those data. Trend is towards AI and querying that data. Yeah. So, Jai Narayan. Very nice, very nice. Piyush? Hello, Jai Narayan, everyone. Hey. So yeah, so what we will do, like I'm covering data processing part. So and we have like 5 minutes. So what we will, and data processing is very vast topic. So what we will do, like at the end of this 5 minutes, I want like everyone to be clear on this six at least. Okay. So like basic definition we will see. Very good, very good. Then yeah.
So and company-wise picture, like how where company sits, and in general IT company where that data team fits in, problems they solve, advancements and career opportunity. Okay, so let's go with the basic definition. In the basic definition, the data is stored on. We will start from left to right. In the left, there is this SIM card in your mobile contains data. It can be hard disk in your PC that contains data, or it can be data center like Swapnil mentions. Okay, and then comes then we will go to the rightmost side where like we are the end user, like sometimes see stock market tables, and now AI/ML is coming. This machine needs to we need to feed data to the machines, right? So this is so what happens in between those two is the data processing, and in the technical term we call it as a query engine. What this user is do is ask questions or something to this query engine. Okay, give me this data, that data. So this is what the basic definition of data processing. And company wise, like we saw these three terms, like company wise, this is how it looks like. On the left hand side, like there are this IBM data center, cloud storage, and Azure storage. That like what companies are doing nowadays, like whatever comes data, put that in cloud storage, like what we do also in put that in drive or something. That's what people companies are also doing. Okay, but that comes with the problem on the companies on the right hand side, like Tiger Analytics, machine learning people, Tableau or something, right? So they want to read this raw data somehow. So that's where this middle processing comes into the picture. So these are the names, and like these are invented by famous companies. As and when they got problem, they invented something. Okay, so what I will do, I will just name it like whoever is aspirant and all can use that. So Apache Spark, this is like widely used. Anyone is entering into the data world has to learn Apache Spark. Okay, and there are like this. Currently, I am working with Datapilago, Dreamio, Swapnil and me was working there, and all they are creating like how the faster data can be processed. Okay, and sometimes it cannot be engine. Sometimes we need to write some manual thing also, like to get it faster. Okay, and for the aspirants who wants to come into this picture, they don't want to learn so much about it. They want to focus on these three things only, like Apache Spark, writing better Python scripts and all, and SQL engine, any SQL engine and SQL in general. Only these three things they can focus on. They can work in any company. Whatever I put here, and there are a lot of company there. So this is how that company wise it looks like and Tiger Analytics can use as Data Pilago to do analytics and all. Okay, so and in general IT company how that fits in, like that data team there are like four teams, external sources, like information can come and all. Okay, here like for analytics team, uh, every time they ask like question, data team give me this in whatever the relevant information, they every time ask to the data time, like keep this table updated and all. Engineering team, I will give one use case, like when you go to Amazon app, you will see you are just 1 month order or so, but if you ask them the 10 years old order, they will give you, but it will delay, right? So they contact to the data team, and that's how you get the data. So data team is someone like which is storing historical data. So that's where like that team fits in. The problem they solved is like how to store it, and there is so much like petabytes of data, gigabytes of data coming, right? We need to reduce and organize it well, also location wise and all. Like okay, so if it is US data, we will keep it in the US data center, we will keep it in India, Asian region and all. Okay, so that's how like there are many problems they solve, and one of the biggest problem they are solving is like removing bad data, like because whatever the irrelevant data, removing that is the biggest challenge in the data engineering world right now. So next one is advancement. I will talk about three advancement. There is like
simple use case, like if someone ask you question like give me dates whose stock values is less than 500 for XYZ stock. Okay, so if this is a question asked, you will what the natural human being will do is like he will go to XYZ stock and then do the whichever date which has the less than 500 value, right? So this is naturally what human will do, but this is not the simple statement for the machines. So this is for last 20 years we are researching on how efficiently we will give this statement to the machine. And now with AI ML, this is doing some advancement. So like machines are also learning like human to give this like in the fastest way possible. The second advancement is about metadata handling. So if you see on the left hand side, there is a diary, and whatever I highlighted is the index. Okay, so index is like the metadata. It is not the actual content of that diary. Okay, so this is like the biggest problem currently. Data processing is uh, team is facing, like handling metadata itself. So like there are so many advancements are going in here, like handling metadata itself. Let's forget about data, we will talk about data later, but how to store metadata itself. So that's the advancement they are doing with the different format on the right hand side. And one of the biggest advancement that I am working on in, like if you see on the left hand side, if you play game only on computer, that will be like slow or like it will not be good. But whenever you add it with the graphics card, the games are faster and well processed, right? On the right hand side, my company is also doing same thing. Like they are doing they are attaching some specialized hardware only for this query processing and data processing, so that will be faster. So this is not a easy task. This has been theoretically been researched since 20 years. Just from 2018 they started having it in the actual implementation. So still they are in experimental phase. So once that has been done, you will see 100x performance also in this SQL processing world. So uh, yeah, so like the slide title is misleading, but I wanted to put like the careers. Like there are three careers opportunity in this world. First one is SQL developer, second one is data engineer, and third one is query engine developer. So I put up like the knowledge it requires and all on the slide. So this is basically what I already spoke about it. So yeah, I hope like you will get some basic idea about data processing. I will end my presentation with this one. Jai Swaminarayan. Thank you. If any question, thank yeah, you. you can. Great, great, amazing. Big Thank round of applause. बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। आपने एक बहुत अच्छी बात कही उसके अंदर कि नेटफ्लिक्स हम लोग देखते हैं, हर रोज़ देखते हैं नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर डेली पेटाबाइट्स में डेटा आता है। अभी पेटाबाइट क्या है? 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 500 बिलियन पेजेस। 500 बिलियन पेजेस प्रिंटेड टेक्स्ट है, उतना इज 1 पेटाबाइट। और नेटफ्लिक्स पे उन्होंने लिखा था प्रेजेंटेशन में कि नेटफ्लिक्स पे पेटाबाइट्स में डेटा आता रहता है। तो ये जो है इसके लिए डेटा प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है। और पीयूष भाई ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, पीयूष भाई और स्वप्निल भाई वारके। एंड आई एम श्योर आप आपका प्रेजेंटेशन से वो प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर करना। एंड आई थिंक ये युवकों को बहुत यूज़फुल रहेगा। एंड हम ये ग्रुप में भी शेयर करेंगे। और जिन युवकों को इसके अंदर कुछ क्वेरीज रहेंगे, इसके अंदर अगर करियर बनाना है, किसी को क्वेरीज है, तो आप ज़रूर रीच आउट कर सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं। और हम आपके साथ पीयूष भाई का नंबर शेयर कर देंगे, पीयूष भाई और स्वप्निल भाई का, इनकेस आपके पास नंबर ना हो तो। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा एक मिनट का वीडियो है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। हमने एक गूगल फॉर्म फ्लोट किया था कि युवकों को क्या क्वेरीज है उसके संबंधित। तो उसमें से बाकी जो क्वेश्चंस थे वो हमने भरत भाई, अशी भाई, दिनकर भाई के साथ शेयर किए। लेकिन एक क्वेश्चन एक ऐसा आया था उसके अंदर कि मुझे स्टेज फियर है, तो वो कैसे निकाले। तो उसके ऊपर एक छोटा सा एक 1 मिनट का वीडियो है। मैं राजू भाई से विनती करूंगा, एक 1 मिनट में उन्होंने बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दिया है, तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजू भाई से वो शेयर करने के लिए।
ये जो गूगल फॉर्म का जो आइडिया था वो हमारे निशिता बहन का था। लास्ट टाइम भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन किया था और इस बार उन्होंने ऐसा कहा कि हम लोग सभी को No, this is very, very helpफुल टू ऑल अवर यूथ्स. स्टेज फियर, बोलने का जो डर है वो निकालना बहुत यूजफुल आइटम है. वेरी गुड. राजू भाई स्टेज फियर का जो वीडियो है वो शेयर कर दीजिए। You're on a stage in front of a packed seminar hall, and suddenly you go blank. You don't remember any of your opening lines. You're shivering with fear, and you're desperate to get off that stage as soon as possible. This is what we call stage fear. You can overcome this so-called stage fear using 3 simple steps. Number 1, prepare. This may seem like an obvious step, but preparation has 2 stages. A, you should know your topic thoroughly. You should know your topic inside out before you get on that stage. And B, writing down the sequence of how you're going to present your speech on stage. Number 2, develop a posture. You need to rehearse how you're going to walk on stage, how you're going to hold the mic, where you're going to stand on stage, and so on. So rehearse everything. A simple trick here. Mimic a famous speaker until you develop your own posture. Number 3, smile and breathe. Take a deep breath and smile at your audience before you start your speech. This will help you feel better and more confident. That's it. This is what great speakers do. So, the next time स्टेज फियर का वीडियो है। मैं इसके ऊपर और एक ही बात और शेयर करना चाहता हूँ कि व्हेनेवर यू आर ऑन स्टेज यू शुड ट्राई। एक मैंने एक वीडियो पे देखा था एंड आई हैव आल्सो अप्लाइड इट कि पहले मुझे भी बहुत स्टेज फियर था। सो यू शुड लुक एट वन स्पेसिफिक कॉर्नर जो दूर का हो, जो आपको मतलब पता ना चले, एंड देन यू शुड ट्राई टू लुक हियर एंड देयर, बट यू शुड फोकस योर अटेंशन ऑन अ फार्दर कॉर्नर। तो ऑडियंस को क्या लगता है कि ही इज लुकिंग एट मी एंड स्पीकिंग, बट एक्चुअली यू आर नॉट लुकिंग। सो दिस इज वन वे ऑफ ओवरकमिंग स्टेज फियर। सो आगे मैं हमारे आगे का जो स्पीच है वो मैं आयुष दास को विनंती करूंगा। आयुष दास हमारे यहाँ के व्रतधारी भाई है और अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं, लेकिन पूरे इन्वॉल्व है यहाँ पे। उनका मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा कि उनको 1 महीने का छुट्टी था, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं अमेरिका यूएस गया हूँ, यूएस का वीज़ा मिला है तो यूएस घूम लूँ, पर वो यूएस की जगह यहाँ पे आ गए और उन्होंने यहाँ पे भरत भाई बशी भाई दादा की सेवा में रह के उन्होंने सेवा किया। अभी हम आयुष दास को विनंती करते हैं कि उनके टॉपिक के लिए, उनका टॉपिक है एडवांसमेंट्स इन डेटा साइंसेस। थैंक यू प्रसाद भाई। जैसा नाम दादा, जैसा नाम भरत भाई, जैसा नाम बशी भाई, जैसा नाम एवरीवन. So yes, my topic for today is data science, or so that I like to call it as science of data, which is much easier to understand. And yeah, I'll try to keep my presentation as short as possible because सामने जो बैठे वो खुद शास्त्र हैं तो उनका लाभ ज्यादा मिले तो बेटर है. I will start with incident back in 2010. So when in 2010 my board exams were there, and one quote that Vashibai constantly used to tell us, it was me, Yash, Anirudh, Arjun, Ketan, Mahindra. So he used to say like a wise man learns from others' mistake. Foolish learns from their own mistake, and idiots never learn. So the field of data science or data scientist falls between somewhere between a wise man and a foolish man, depending upon the problem statement that we are trying to solve. So here I'll try to be very general. I just looked at the participants, and it is difficult to go into technicalities or the trends that we are seeing right now in the data science. So I'll keep it very basic. But if you find anything interesting in that, reach out to me or go on to Google, talk to ChatGPT, talk to Gemini. You will get an abundance of information related to that. Maybe more than what I can explain in just 5 to 10 minutes. So moving on. So yeah, in simple terms, data science is just, we have been given a bunch of information and we just try to extract meaningful information from it. And this is kind of innate human nature. When we are kid, we learn to walk, we fall, and then we finally walk like we do today. So that's what exactly what we do in data science. So we gather a lot of data and we try to analyze it and then give recommendation or suggestion based on what we see in the previous data, or come up with a new idea that we can work on with. So to become a data scientist, and this is for age group
below 20 or 25, someone wants to get into this field. So there are three major fields that I think influences the data science. One is the knowledge in computer science domain. Another is maths and statistics. You need to be good in these things to become a good data scientist. And third, which people usually tend to neglect, is kind of business domain knowledge that you're trying to get into. So this is very crucial because I may have statistics knowledge, I may be good at computers, but if I don't know the business problem that I'm trying to solve, so then it's useless. So that's the three major field that you would want to look into. Uh, Moving on, so the basic of data that we see. So again, talking about data, I think Piyush Bhai and Swapnil Bhai explained it really well, and even Prasad Bhai talked about the petabyte of data that Netflix streams. So to give you a gist of data, that what we are generating in the year 2023, we had generated around 120 zettabyte, if I remember correctly, which is equal to 120 billion terabyte or something. Don't get me on number, just Google stuff. So there's a huge amount of data that we are generating each and every day. And the role of data scientists and data analysis is very crucial at this moment because we don't want to store all of this data. We want to cut short, take the important information, and discard the rest of it. So typical data analysis comes under these three types of analysis that we do. One is descriptive, second is predictive, and its last is prescriptive. So in descriptive analytics, we have something like, if we want to generate a report. So let's say we have financial data given of some company, and we want to generate a report like what happened, what went wrong, and how did you perform last year. So that kind of analysis is descriptive analysis or standard reporting. And then what which is more common is predictive analytics. So given a set of data points that we have, we try to predict the future or forecasting. You can see its implications in stock market prediction, maintenance problems. So if a flight is going on, we try to predict which part can fail when and when it requires maintenance. So those kind of things comes under predictive analytics. And prescriptive analytics is when we try to optimize a process. So let's suppose we are in a hospital and we are trying to optimize the triage time that a patient has to wait in before meeting the doctor. So we can simulate this whole scenario and come up with an optimized solution so that patients can be served better in healthcare industry. So moving on next, so how does a computer actually learn? So the whole learning process can be divided into three. uh, Ignore the terms on the screen. One is where you have certain data and know that this is right and this is wrong, and you train your mind on that, like, okay, this is right and this is wrong. Second is unsupervised, which is basically you don't know what is right and wrong, and you try to group together different data points depending upon the characteristic that you observe. So that's unsupervised learning. And simulation is you run an environment with a known parameter. So if you know video games, they are kind of simulation, but within that we try to put advanced learning algorithm so that our model or a system can learn how to perform in certain scenario. I would actually quickly go through some of these in the practical example. So this is one of the examples of a supervised learning, or the data point where we know what we are trying to predict. So on the right side, you see this graph. There are blue dots and red dots. Assume that this is some of the data points, and we are trying to train a model to classify this data into red and blue dots. So if I just hit play, and you see this network architecture here, it is trying to put in the data, and here it is trying to optimize and create a certain boundary so that it correctly classifies all the red and orange dots. This is the simplest type of classification problem that you can think of. Another thing is, so in computer vision, this is one of the problems that I had worked on. So I built a simple interface where you are uploading your X-ray report, and it's not just classifying into different classes. So, but it's also predicting why it is, classifying it as different
diseases. So in this, you see the image. There's something called effusion, edema, and infiltration lung disease. It is showing the probability of what is the probability of this person having this disease and which part of the X-ray contributed to this prediction. So this is another amazing implementation of this kind of techniques. Last is a simulation one. This is an interesting game. So this is by a well-known person called Andres Karpathy. He is a well-known guy in the data science community. So in this, what we are trying to do is simulate an environment. Think of this as a as your own room, and the dot that is roaming around is our model. It has 9 vision, 9 eyes. It is seeing everywhere around, and the green dots that it see is poison, and the red dot is apple. So its task is to learn to navigate automatically within this given scenario. So if you see on top of this, so these are the same neural architecture which I showed you earlier, the neurons. It is trying to learn these parameters. So it takes a lot of time. I'll just quickly load the script which it has trained. So after certain time, the model is now trained. Now it can automatically navigate the whole room with. So in recent decades, I think we are trying to just transfer this to the real world scenario, and the latest research topic in this is simulation to real conversion, which some of my professors here in university is working on, so that we can simulate an environment over here and put it directly to real world, like driverless car or spaceship navigation or things like that. So moving on to the trends that we can see in the next couple of years. So these are the main challenges that we are currently working on. The deep fake, I think everyone knows about it. It has been in the news recently, how it has been used to scam people and all. So we are we are developing new networks which can detect this kind of scams. Another is TinyML and AutoML. TinyML is basically minimizing the amount of resources required to run this heavy model, and so that it can be deployed on small devices on phone and IoT chips. So that's TinyML. And the third is machine learning operation. Machine learning operation is basically software engineering or software development, which was in like a decade before. It combines the machine learning skills, the DevOps skills, and the data engineering skills, and it's going to be really trending in the next decade because the model has reached a certain level where it can be deployed, and now the companies are looking into how we can use them to actually grow at scale. So yeah, that's about today. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Big round of applause. Those who understand data science, science of data. The next speaker is Raj Mohan ji from USA. Raj Mohan is our dearest devotee, Radhaben Panikar's son. Radhaben was here. They were staying in Jalvayu. So Raj was, he lost the father at very early age. तो भरत भाई में मुझ में वो फादर फिगर देखते थे और ऐसा हेत था. तो उसकी पूरी जर्नी हमारे सामने हुई है. पहले रेनेसेंस में था इधर बॉम्बे, बाद में जमैका गया. जहाँ वो गया ना, भरत भाई, बसी भाई, दिनकर भाई, बापू, भरत भाई को सबको बुलाया है. जमैका बुलाया, फिर जमैका से अगेन यूएस, कनाडा, वैंकूवर, देन यूएस. So he is in service industry, hotel industry. So we will request Raj to take us through his journey and entertain all the younger crowd all over the world. Jai Swaminarayan. Jai Swaminarayan. I'm Jai Swaminarayan, Rishi Bhai, Bharat Bhai, Dinkar Bhai. First of all, I'm not qualified to speak about divinity or religion or anything like that, nor am I qualified to speak about technology, but I'll speak about what I know, which is hospitality. मैं एक्चुअली सैनिक स्कूल गया था और वहाँ से
Air Force join करना चाहता था, but obviously the Air Force did not want me. So I decided to do something drastically different, and I joined hotel management. I started my career I've been in the industry now for about 27 years. Started my career back in, my first job was at the McDonald's, Priya, Delhi. And from there, I moved to the Leela, Bombay, Sakinaka. वहाँ से I became part of Marriott. Marriott today is, India में Marriott का 140 hotels है, 140, 150 hotels है. I was part of the first and the second hotel. उस टाइम पे जैसे वशीभाई ने बोला, मेरी माँ शी ट्राई टू पुश मी टुवर्ड्स द स्वामीनारायण टेम्पल, और मेरी आदत है कि अगर मुझे कोई पुश करेगा तो मैं उसके उल्टा जाता हूँ. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. बट देन व्हाट आई फाउंड रियली वाज, जैसे मैंने भरत भाई दिन दिन वशी भाई वगैरह से बात करना शुरू किया, आई फाउंड ह्यूमैनिटी. आई फाउंड really them being about humanity and human beings and human relations than about divinity or religion. They were now trying to force religion on me. They were really trying to talk to me and make sure that I'm a good human being. And that truly has been my journey. From After I opened the Renaissance, I was with the Goa Marriott. Then I left India. I was a traveling bar manager with Royal Caribbean Cruises for some time. Uske baad wahan se I came to Dubai. Then I joined the Marriott back. I was in Hong Kong. I opened 2 hotels for Marriott in China. वहाँ से transfer होके Ritz-Carlton Jamaica आया. And I'll sort of tie in my personal life here. Ritz-Carlton Jamaica जब मैं पहुंचा तो, I mean, that was a important time for my personal life. I was in the middle of a separation personally, and then that was the time that when Vashi Bhai, Dinkar Bhai, Bharat Bhai, and everybody else came to Jamaica. There were about 25 people or so. काफी दिन रहे हमारे साथ. That was also a time that I was separating. But what was amazing was they didn't try to keep me into my relationship at that time, which was breaking, but they helped. I think everyone in the family sort of go in different ways, but go in different ways peacefully, and continue our own journeys in our own way as good human beings. From there, I moved to the Ritz-Carlton in Aruba to open a new Ritz-Carlton in Aruba. That was about in the Caribbean. From there, I moved to Canada. I spent 9 years in Canada, became a citizen. I worked with Marriott. I worked with Fairmont Hotels. And then I opened a casino in Vancouver. That was the largest hospitality complex in Vancouver. Again, at that time, Bharat Bhai, Vashi Bhai, and Dinkar Bhai, they all came to Vancouver. Actually, when I bought a new house, they were there luckily, and bless the house and all that. I met them for, couple of times after they came for other reasons to Canada, and I had the pleasure of spending some time with them. My mother came and spent time with me, and I flew to Chicago and met Dinkar Bhai there and all that. After that, I came to the US about 4 or 5 years back. I was working at a casino, Penn Entertainment. Then I was vice president of operations for a hotel company that had 8-9 hotels in the San Francisco Bay Area market. And now I'm currently managing director for Saddlebrook Resort, which is a resort by Pyramid Global Hotels in Tampa, Florida. This is actually a resort, 485-acre resort with tennis academy. We actually have a school with 67 international students who study here. And this is actually a whole community or a town. We have about 800 resident homes here, and a tennis academy, a golf academy, an actual high school where kids go to school. We have 67 international students, etc. So that's really my journey in hospitality. And again, about a year back, I was in a transitional period where I wasn't really happy about my job, and I used to call Bharat Bhai, Dinkar Bhai, and Vashi Bhai almost every day. Vashi Bhai gets a call every hour from me whenever I need something. At least that's how it seems. When I'm in a problem, I call them because I cannot think of anybody else. And I think what they have instilled in me is what Vashi Bhai said is very true. And I tell this to my son. I have a 15-year-old son.
My wife also works in the industry, and I think I look up to them as father figures, human beings that I can talk anything about. Uh, I'm not necessarily the person who fits into the religious mold, but my effort is always to be a good human being. And I think they are great people that I can look up to as a human being. And anytime I need to make a decision, I think about them. Anytime I need to make a decision, I talk to them. I seek their advice. And every time I've been at crucial junctures in my career where there's transition happening, I would talk to Vashibai, Bharatbhai, or Dinkabai, and they'll say things. They may not necessarily understand the technicality of my industry, but at least they would tell me the direction to go, and somehow things happen exactly the way. So that's about me. And just quickly for anybody in the youth that are in the audience, when Vashibai called me, I had no idea why he called me, but I said, I never know what I'm doing till I start doing it. I'll just learn on the fly and do things. I think for the youth, the hospitality or service industry is not just about hotels, restaurants, bars. There's a lot more. There is a whole field of development and real estate. There is a whole field of aspect of market analysis and research where you learn about the market. That intelligence provider is a huge part. That's a career choice. So if you get into hospitality, you're not necessarily going to be a front desk agent or a housekeeper or a waiter or whatever. There's a lot more than a hotel building. Revenue management and technology today plays a huge part in the hospitality industry. And I think hospitality industry today is about experiences, and it's about life experiences. So creating those experiences, and there are a lot of channels. I'll not take everybody's time on that, but if anyone wants to know anything about the hospitality industry, what you can do with your career, I'm a good base of knowledge. I know that for sure, and I'm happy to willingly share that. And as I go into my life journey, I'm learning more from my son. He's 15-year-old, and lately he said, I'm learning more about Islam. That sort of surprised everyone. And I spoke to Vashibai and Dinkarbai and Bharatbhai, and I'm very easy about it. I think he's going through a phase of life learning. He's exploring. It's not about religion necessarily. It's about life learning. He wants to study in Europe because he says Europe is a lot cheaper than studying in the US. So I think I'm learning a lot from my son too, as a 15-year-old, how to raise a son and how to think like the youngsters of today. So that really is me. That's all about me, Vashibai. Thank you so much. It's wonderful. You are sharing your personal thing, and it is very emotional. And we also pray for you every day. You tell. Only one more thing I would like to share with you, that how the definition of hotel industry, the service industry is changing for our youths, अपने youth के लिए. तारदेव के सामने 2 ट्विन टावर है, उसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ रहती है, लाइक चेयरमैन ऑफ द HDFC दीपक पारेख, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ. So I don't want to go into that. I want to tell you, educate you how the human life or these definitions are changing. उधर जो सोसाइटी है, तो सोसाइटी का जो मैनेजमेंट है, उसमें वहाँ उतरो ना, आपको कहाँ दुनिया के बाहर जाने का ही नहीं. ताज होटल का खाना, उसका जो कैफेटेरिया है इज रन बाय ताज. बेस्ट जो जिम वाला है उधर, बेस्ट स्विमिंग वाला उधर. सो not going out for the lunch, dinner or anything, entertainment, everything is there. How definitions are changing. You think that IPL is a match and everything, but again it's an entertainment industry. The totally changing the definition of the entertainment industry. Yeah. So our youths who are coming up, so you should come up. We are coming with this project. So now आप इधर इतने आए हो, बाकी सब जो देख रहे हैं, तो आप क्या आके इन्वॉल्व हो, और इन्वॉल्वमेंट क्या है, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, इनिशिएटिव इज डूइंग राइट थिंग विदाउट बीइंग टोल्ड, एंड पर्सनिफिकेशन ऑफ दैट इज अरुण भाई. अरुण भाई को तुम हमेशा देखो वो सेवा में भी, तो तुम काम ढूंढ लो, बोलना नहीं पड़ता है. आज
पंकज भाई हिंद्रे साहब इधर आए थे, वो 2.5-3 घंटे का ग्रिलिंग मीटिंग था ऑन मितेश, इसको पिक्चर तो बेचारा करता है, वो साला बहुत पहुंची हुई चीज़ है, सब म्यूनसिपैलिटी में तो सब मालूम, इन रियल एस्टेट में सब मालूम, कंस्ट्रक्शन में सब मालूम, आर्किटेक्ट में सब मालूम. ही बो डाउन टू मी, वसी भाई आपका ये आदमी नहीं, ये भगवान है बोलता है. जो बाहर का आदमी 10 रुपये में करता है वो 1 रुपये में करता है. पर आज गुरुजी ने बोला ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर के आदमी की कीमत नहीं होती है. तो युवकों को अराइज अवेक, उठो अभी, यू हैव टू टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये आ रहा है प्रोजेक्ट, उसका सोचो कि मैं ये एक्टिविटी में भाग लूंगा, मैं ये एक्टिविटी में भाग लूंगा, ये, और अपने आप को उसमें तैयार करो. सोल्यूशन इज देयर. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू प्रसाद. सॉरी. बहुत बहुत धन्यवाद वशी भाई. जैसे कि हम लोग जैसे कि हमने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने गुणातीत संतों के साथ शेयर किए हैं. तो सबसे पहले हम पर मुझे दादा के आशीष लेंगे, दिनकर दादा के. और युवकों से विनती है कि जो भी ऑनलाइन जो बैठे हैं उनको तो ऑप्शन नहीं है, पर जो ऑनलाइन है वो रुके. सभा के बाद एक स्पेशल सरप्राइज़ है, तो सभी ऑनलाइन युवकों है वो रुके, और हम लोग एक एंड में हम लोग सबका वीडियो कैमरा ऑन करने को बोलेंगे, तो आप सब लोग रुकना. अभी हम सब, उससे पहले हम दादा के आशीष लेंगे. परम पूज्य दिनकर दादा. सजानंद स्वामी महाराज की जय. ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा. जे उत्पत्ति स्थिति लय करे, वेदो स्तुति उच्चरे. जैनारोम सुछिद्रमा अणुसमा, ब्रह्मांड कोटि फरे. माया काड़ रवि शशि सुरगणो, आज्ञान लोपेक्षण. एवाक्षरधामना अधिपति श्री स्वामी नारायण. जनि अमृतवाणी तो वही रही, साक्षात महिमा रूपे. जनि ब्राह्मी स्थिति अहोलि न करे, सुभव्य अक्षर पदे. शरणागत निज अल्प जीव सहुना, श्रेयार्थ तत्पर रहे. काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने, हयूं तो वंदन करे. सजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय. आज के आनंद की जय जय जय. सदगुरुदेव की जय जय जय. सब गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय. अयोध्यावासी रामलल्ला की जय जय जय. छपैयावासी घनश्याम महाराज की जय जय जय. हाजी टाइम को रुकना पड़ेगा. टाइम थम गया है. वसी भाई के साथ में ऊपर आरती के पहले बात कर रहा था कि 9:30 बजे तक में सब पूरा करना है. तो ये सब टॉपिक कवर कैसे हो गए? वसी भाई बोलते हैं 9:45 में हो जाएगा. अभी 9:48 है वसी भाई, 3 मिनट आगे हैं, मगर जो भी हो अभी ऐसा करेंगे, हम दुबई पहुंच जाएंगे, तो अभी उधर 7:48 हुआ होगा. हाँ, सो हमारे अक्षय भाई आहिर ने औरंगाबाद संभाजी नगर से, छत्रपति संभाजी नगर से सवाल पूछा है कि what you all स्वरूपो think and see, visualize at the time of doing dhun, how one can practice to do it. ये हमारे अक्षय भाई का सवाल है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. How you all स्वरूपो think and see, visualize at the time of doing dhun,
how one can practice to do it. सबसे पहले अक्षय भाई, I cannot speak of all swarups, but whatever I think that all swarups may be doing and what I normally do, and the basic thing is that we do all dhun in our own special way. My standard way is that from 1981, His Divinity Kakaji established a temple in Waukegan with Swaminarayan Bhagwan's Murti. And in 1985, he established Gunatitanand Swami's Murti. So, wherever I am, moment I start doing dhun, I reach out to Waukegan. I go in Waukegan, and spiritually Kakaji is with me there, and he is doing dhun. And you have seen Kakaji's style, doing dhun like this, So I see that Kakaji is there with me, and I am with Kakaji and with anybody else, whoever is there. And I start focusing from there. Then our mind is very tricky. It will be there for a few minutes or even less. And then it would start wandering. So I have programmed my dhun. From there, I will go to Tardev, where Kakaji has done dhun for many, many days, years, and many, many hours every day. So I focus that I am here with Kakaji in Tardev. So now that mind is now focusing to all Tardev's background. Then I switch to Gondal, where Kakaji was blessed by Yogiji Maharaj and went into Samadhi. And all Ghanshyam Maharaj Murti, Dhamdhami Mukta Murti, and all other Murtis. So I focus there. When I move from there, then I now start traveling to many other different places. I have a big list, I'll go quickly, that I go to Sarangpur, Pavai Mandir, Aurangabad Mandir, Mogari, Haridham, Bochasan, Gadra, Vadtal, Ahmedabad, Junagadh, Bhuj, Dholera, and many other mandirs. So that keeps me really floating and tuning into the dhun. So that is one thing I do. But this is not all the time, I do dhun while I'm walking. I do dhun while I am reading. I read spiritual books like Vachanamrut, or I hear Vachanamrut, Swamini Vato, etc. At the same time, dhun is going on. I do dhun at night. When I'm sleeping, the dhun of different swarupos, they are going on. So, all those things that makes me occupied with the dhun. And whatever dhun I am doing all this time is I am doing with the magnanimity, understanding the mahima and glory of all these temples, all these scriptures and books. Next thing I do dhun is that when I गुणातीत जो स्वरूप होते हैं उसके महिमा का मैं विचार करता हूँ और वो महिमा के विचार के साथ धुन करता हूँ. जैसे स्वामीनारायण भगवान का जो स्मरण करते हैं तो उनकी अपार करुणा, इतने बड़े भगवान होकर ये ब्रह्मांड में आए. हम गैलेक्सी का और हमारे जो ब्रह्मांड का सब मैप देखे तो हमारी अर्थ इज़ नॉट डिटेक्टेबल, वो भगवान इधर आए और हमारे अर्थ के अंदर भी गुजरात के अंदर आए और गुजराती भाषा में सब पुस्तक दिए. तो दैट वाज द ब्लेसिंग्स ऑफ स्वामीनारायण भगवान. सो दोज आर द थिंग्स दैट आई डू. देन ऑल्सो आई रिमेंबर all these Gunati Swarups in the prayer.
So Kakaji had used that technique when he used to come to America, that when he would do Dhoon, not only he would say Swamnarayan, but he would say Shastriji Maharaj, Yogiji Maharaj, Pappaji, Swamiji, Sahibji, etc. So it was very touchy to me, that whenever we recite a name of Gunatit saint, it picturizes in our mind and it gives the positive vibrations from that. So I remember and I do then. And same way, our Vashibhai is remembering also, just like Kakaji was doing. Bharatbhai is remembering also, like Kakaji was doing. So that also makes the Dhoon more powerful and more effective. Or I do Dhoon for the devotees also. Whoever has any problem or issue, whoever needs any help, I do Dhoon and pray so that that person gets also the positive vibrations. I do Dhoon for those who act negatively, misbehave, and for them I do Dhoon so that I pray that their mentality change, their attitude change, and they become happy like I am. Why are they unhappy? Why are they angry? Why are they upset? So, with that context, I do Dhoon also. And in Vachanamrut and other books, when I do the Dhoon, then those references of Vachanamrut comes, references of Swamiji Vato comes, references of Shikshapatri comes, etc. And then the other thing is that I go back from 1973, since Kakaji came in my life, and keep going timeline wise all the way to here and remembering and doing Dhoon in that also. And finally, the Dhoon that I do is separate myself from the body consciousness, elevate myself to the soul and spiritual consciousness, and sometimes I perform the ritual that I have died. My body is carried away to the funeral home and it is burned into the ashes. And I am watching all that and I am separating myself from the gross body. There are many other things for the subtle body and the causation body. Those I do also, So these are the few things that I'm just giving you an idea that this is what I do. And I'm sure all the other Swarupo, they would be giving us the inspiration of how to do Dhoon and how to progress spiritually on that. So this was one question. The second question is from Aurangabad and Bhavik Bhai. And maybe if we have shortage of time, I can just drop that question, and then have Bharat uncle and you. So then I will cover that part, in the tomorrow's Sabha, because we are running close to 10 o'clock. So we will take the blessings from Bharat uncle. Yeah. 10 नहीं જેટલી લેવી હોય એટલી minutes. So many times. If you are interested, no problem. Okay. Are you interested? Yes. Hands up. સજાન સ્વામી મહારાજની જય અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય પ્રત્યક્ષ ધામ ધામી મુક્તોની જય 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 आज के आनंद की जय सद्गुरु देव की जय सभी गुणातीत स्वरूपों की जय गुणातीत समाज की जय 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 1 मिनट धुन कर लेते स्वामी नारायण्यम 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 Amiranyam naranyam 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 naranyam
अभियारण्यम नारण्यम 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 अभियारण्यम नारण्यम 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 अभियारण्यम नारण्यम 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 अभियारण्यम नारण्यम 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 सहजान स्वामी महाराज जय। बहुत अच्छा, सब लोगों ने अपने अपने सब्जेक्ट में अच्छी बातें करी और सब बातें सुनते सुनते बहुत सारी स्मृति भी होती है और ये सब के जो सरहृदयी ट्रांसिट डिवाइन टच वगैरह सब पुस्तक में हम सब इन्वॉल्व थे। पप्पा जी के पास मैं और अश्विन भाई वो बुक लेके गए थे और पप्पा जी ने वो उसमें पी जो लिख के बताया वो याद आ रहा था। वो जब इनॉग्रेशन करने के लिए तभी पप्पा जी कुछ बोलते नहीं थे और कुछ हाथ से लिखते भी नहीं थे, खाली उसने ये पी लिख के दिया, एक डॉट करके दिया वो बुक से। और पप्पा जी यूज टू कि भाई वो चांदला करना वगैरह वो हाथ वो करना वो नहीं पसंद करते, तो उसके लिए वो पेन रखते थे। तो ये सब बात स्मृति होती थी। आज का दूसरा भी एक प्रश्न जो हमको दिया गया है आज, उसके ऊपर डायरेक्ट आते हैं क्योंकि समय कम है, इसके लिए थोड़े टाइम में जो भी हो सकता है उतना बताते हैं, मगर उसमें और भी कोई काउंटर क्वेश्चंस वगैरह रहेगा वो कल उसके ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे प्रसाद भाई का क्वेश्चन है और वो मेरे लिए है। Sometimes while doing seva, we may see that a specific devotee is doing seva which can be done better, which can save resources of temple. तो ये हर एक का वो एक बात होती है कि भाई ये कुछ सेवा कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं तो हमें दिखाई पड़ता है, ये भी एक बात है। और कि भाई वो बहुत पैसा खर्चा करते, बहुत वेस्टेज कर रहा है, इतना नहीं करना चाहिए, उससे अच्छी तरह से वो कर सकते, ऐसा विचार आता है। और तभी हमें ये ऐसा ही है ना कि हाँ, तो ऐसा सोच रहता है कि भाई समटाइम्स वाइल डूइंग सेवा वी मे सी दैट, जब सेवा में रहते हैं तो दूसरे की सेवा या कोई दूसरा कर रहा है वो सब दिखाई तो पड़ता ही है। और तभी ऐसा लगता है कि वो अच्छी तरह से हो सकता है। समझो रसोई की सेवा है, रसोई घर में कैसा होता है कि कोई रसोई बनाते हैं तो वो ज़्यादा ही बनाते हैं कि बाद में तकलीफ ना हो। बाद में ज़्यादा बनाते हैं तो क्या होता है, गाय को जाता है, गाय को खाने के लिए, मगर हमारे यहाँ गौशाला है नहीं, इसलिए गार्बेज में जाता है। तो इट्स ए वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। दूसरा कोई आदमी बनाता है तो वो बराबर बनाएगा, नहीं बढ़ने का नहीं कम होने का, सब डॉट बनाएंगे, वो भी एक तो रिसोर्सेस बच जाता है। तो ये एक बात है, ऐसी है। तो उसमें इसका क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता है तभी हमारा थिंकिंग दो टाइप का होता है। एक थिंकिंग ऐसा होना चाहिए कि भगवान करता हरता है, उसमें भी करने वाले तो भगवान है, वो ज़्यादा बना रहे फेंक दे रहा है, ठीक है, करता हरता भगवान है।
और दूसरा थिंकिंग ऐसा है कि we need to save resources of temple, make things better. This may be contradiction to belief of Maharaj being करता हरता. और अगर ऐसा सोचे कि नहीं नहीं कैसे भी करके मंदिर का तो सब बचना चाहिए, इतना रिसोर्सेस हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो भगवान करता हरता है वो भूल जाएंगे, तो क्या करना चाहिए? वही है ना. सो व्हाट इज द वे बाय विच we decide to take action, not take action. ये जो भी सारा क्वेश्चन है वो 2 पार्ट है उसका. अभी आप कौन से पार्ट में है वो जरा देखने का. 3 पार्ट बोला जाएगा. एक पार्ट तो ये है कि हमारी जो साधना है, हमारा जो उपासना है, हम जो इसको मानते हैं वो कर्ता, साकार, सर्वोपरि और प्रगट है. वो आध्यात्मिक दृष्टि से जो ऐसे गुणातीत स्वरूप है वो देखते हैं, वो हमेशा वही देखते. महाराज कर्ता, साकार, सर्वोपरि, प्रगट है. तो वो एक पोर्शन हो गया. दूसरा पोर्शन है कि हम जो ये पूरी संस्था है, पूरा कारोबार है. अभी समझो, कभी कभी दिनकर भाई समझाते हैं कि 6 सगुण मूर्ति और 4 निर्गुण मूर्ति से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है. अभी हमें ये सोचना चाहिए कि हम ये 6 सगुण और 4 निर्गुण में आते हैं कि नहीं. अगर आते हैं तो ये सोच बराबर है कि हमें रिसोर्सेस को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वी आर इन द पार्ट ऑफ दैट कमिटी. और हर एक कमिटी का कोई धारा धोरण होता है. कमिटी होती है तो, संस्था होती है तो ये व्यवहारिक बात आती है. और व्यवहारिक बात होती है तो उसका ढांचा होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, वो सब होता है. अगर आपके पास रूल्स रेगुलेशंस है, स्ट्रक्चर है, तो ये प्रश्न जहाँ जिसके पास जाना चाहिए उधर जाना चाहिए कि भाई ये डिपार्टमेंट का ये है. अभी समझो कोई कॉरपोरेट है, उसमें सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेस डिपार्टमेंट है, और वो परचेस डिपार्टमेंट वाला एक कोई पार्ट लाने के लिए 5 रुपये का पार्ट लेने के लिए 50 रुपये का टैक्सी का बिल करेगा. तो उनके लिए वर्कशॉप में बैठा हुआ आदमी सोचेगा ये परचेज वाले ने बहुत खर्चा किया, पागल है 5 रुपये में. अभी वो वर्कशॉप में बैठा हुआ आदमी का परचेज के साथ कोई लेना देना नहीं है, मगर वो सोचेगा तो मूर्ख है. या तो उसको तैरने को नहीं आता है, फिर भी वो बोलते हैं दरिया के नीचे क्या है. तैरने को आता नहीं है, मगर वो दरिया के नीचे क्या है वो जाई तड़ को देखता ही नहीं है, तड़ तपास ही नहीं सकता है, तो वो कैसे बोलेगा. तो ये एक बहुत समझदारी की बात है कि हम कहाँ हैं, हमें कौन सा डिपार्टमेंट में है, हम कहाँ. ये वो परचेज डिपार्टमेंट का काम है, वो परचेज वाला ही देखेगा. वो सोचेगा कि मैं 5 रुपये के लिए 50 रुपया भले खर्चा किया है, मगर कंपनी को 500 रुपये का फायदा करा है, वो सोचेगा. तो हम नहीं सोच सकते. सेल्स वाला कितना खर्चा करता है, हमेशा फ्लाइट में जाता है. मार्केटिंग वाला किधर भी जाएगा तो टैक्सी, किधर भी जाएगा करने के लिए तो वो सबसे ज़्यादा खर्चा वो करता है. और हम बोलेंगे ये क्यों इतना खर्चा करता है. अरे भाई वो जो ऑर्डर्स लाते हैं उससे बहुत बड़ा फायदा कंपनी को होता है. और वो जितना खर्चा करता है उससे ज़्यादा वो कंपनी को 10 गुना 50 गुना वो लाके देते हैं. इसलिए इट्स ओके. तो इसी तरह से हम व्यवहारिक बुद्धि से, ये व्यवहारिक अगर ये लगाना, ये व्यवहारिक बुद्धि है. और व्यवहारिक बात लगानी है तो कोई भी संस्था के लिए उनका
स्ट्रक्चर होना चाहिए, धारा धोरण होना चाहिए, लॉज होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होना चाहिए, तो हो सकता है। अभी उनको दूसरी तरह से अगर देखेगा कि ये हमारी कमेटी, हम कहाँ स्थान है वो हमको देखेंगे, हम तो सामान्य हरिभगत है भाई, हाँ। तो हमको यही देखना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, मैं अच्छा से अच्छा क्या कर सकता हूँ वो करूँ। तो इट्स ए अवर लेवल, मीन्स वी नो अवर लेवल, मेरे को कहाँ से ये काम करना है और क्या देखता है। वो कोई नया वर्कर आया है और वो बोलेगा तुम्हारी कंपनी बेकार है, ऐसा है वैसा है, तो वो सेठ बोलेगा भाई तू जा, घर जा, अभी इधर तेरे को रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहले तो वो देखना चाहिए, तो मालूम पड़ेगा। और जब भी हम किसमें भी डूबेंगे न तो मालूम पड़ेगा कि क्या है। और हम एकदम सरफेस लेवल पे देखते हैं और बहुत बड़ा हम डिसीज़न या तो हमेरा कुछ भी करते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से ये बहुत बात है। दूसरी बात है रूल्स फॉलो करने की होती है, तो उसमें हमें हमेशा ऐसा होता है, कोई भी कायदा बनाओ तो हम ऐसा बोलेंगे मेरे लिए नहीं है, आई एम एन एक्सेप्शन, सबके लिए है। तो रूल कभी रहता नहीं है। और एक जन रूल फॉलो करेगा, हाँ, एक जन रूल फॉलो करेगा तो नहीं चलेगा, 100% रूल फॉलो होना चाहिए तो आगे चलेगा। तो ये बहुत कठिन, कॉरपोरेट के लिए बहुत कठिन बात होती है। और वो फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, भाई यू हैव टू कम लाइक दिस, कम लाइक दिस, नहीं तो नहीं आओ भाई। तो ऐसा हमारे सत्संग में ऐसा नहीं है। मगर सत्संग संस्था को अगर आगे बढ़ाना है तो ये व्यवहारिक बात ये है। और आध्यात्मिक बात में आगे बढ़ना है तो गुणातीत स्वरूप बन के रहो, कर्ता साकार सर्वोपरि प्रगट महाराज है और वही करने वाले हैं। आप खाली जो धुन करते रहो, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण, तो बाकी सब हो जाएगा। तो हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, ये दो पार्ट है वो हम बराबर समझे तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई थिंक मैं जस्टिस तो किया है थोड़ा बहुत, मगर फिर भी उसमें कोई क्वेश्चन होएगा तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबको जय स्वामीनारायण। सेजानंद स्वामी महाराज की जय। सबको थैंक यू वेरी मच। यू हैव पेशेंटली सेट फॉर 2.5 hours। बट मैं आपको यकीन से बोलता हूँ, जो सब्जेक्ट क्रिएट किया था ना, जो दीना बोली, स्वप्निल वारके एंड हुरपुड़े बोले, राज बोले, अमित बोले, वो वर्थ $10,000 एटलीस्ट। चलो बाहर की दुनिया में तुम ऐसा समझोगे तो तुमको $10,000 का तुमको 2 घंटे में कहाँ मिलेगा। ये 20 आवर्स का डाटा है, 20 आवर्स का, जिसने बेचारे ने तैयार किया होगा, स्वप्निल और हुरपड़े। इट्स अ वेरी ह्यूज कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे आर IITians, दे डिड इट वेरी नाइसली। बट दोज हु आर नॉट नोइंग डाटा साइंस, तो उनको लगेगा ये क्या बोर करता है, बिकॉज यू आर नॉट सब्जेक्ट। मेरा फाइनेंस जैसा तो, बट आई विल एंजॉय दिना, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी। सो बट ओवरऑल रिस्पॉन्स आर फैंटास्टिक, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी विद दिस सभा। और ये अब मीनू बेन का क्वेश्चन कल वचनामृत में ले लेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय। मोंगा मूली मूर्ति ते सस्ती की दी, रूढ़ा प्रारब्ध माटे ते सेवा दीदी। जागृत सुसुप्ति स्वप्नमाई, जागृत सुसुप्ति स्वप्नमा तारा थई रहिए उदयानिधि, तारा थई रहिए उदया आखा दिवस।